हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। दिख रहा हूं क्या? अरे दिखूंगा कैसे, भी सामने तो आए नहीं ना। मस्त एकदम बढ़िया हो। क्या बात है, क्या बात है, एकदम बढ़िया है। तुम लोग तो एकदम चंगे ही रहते हो हमेशा। बहुत ही अच्छा। अच्छा कह रहे हैं लेट्स स्टार्ट। तो कैसे हो यार तुम? हम स्टार्ट करने ही तो आए हैं। तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पे मुजरा स्टार्ट करने वाले हैं? हम क्लास स्टार्ट करके क्लास ही करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर स्टडीज। ये देखो नमूने, हद होगी। हाँ भाई चलो। और और कोई किसी के मन में कुछ हो रहा हो कि नहीं, सब पहले बोल लेते हैं, क्लास के मन भड़ास निकाल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बताओ, कोई हो रहा हो तो बताओ। नहीं ना? चलो, लेक्चर नंबर 2, आइसोमेरिज्म। आज हम स्टार्ट करते हैं। कल पहला लेक्चर हुआ था जिसमें बड़े अच्छे से हमने चेन और पोजीशन आइसोमर्स को पढ़ा था, राइट? तो यस्टरडेज फर्स्ट लेक्चर वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन, और चेन और पोजीशन आइसोमर हमने खत्म कर लिया था। हमने उसमें एक शॉर्ट ट्रिक देखा था एक्स वाई, और एक्स वाई अगर डिफरेंट थे तो चेन आइसोमेरिज्म, अगर एक्स वाई सेम आ रहा था तो वो पोजीशन आइसोमर हम बोल रहे थे, राइट? उसके बाद हमने देखा था कि नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमर एंड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर दिखाने के लिए एल्कीन में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, एल्कीन में कितने चाहिए, अल्काइन में कितने चाहिए, अल्काडाइन में कितने चाहिए, अल्कोहल में कितने चाहिए, सब देख रखे हैं। कल एक नोट्स वो टेबल पे बना रखा है। चलते हैं आज उसी के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना अमेजिंग लेक्चर। कल जो हमने क्वेश्चंस लास्ट में किए थे उसी क्वेश्चंस को आज हम कंटिन्यू करेंगे, तो रिकैप हो जाएगा पुराने वाले क्वेश्चंस का। और आज हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, एक और टॉपिक है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और फिर आएगा टॉटोमेरिज्म। तो आज हमारे पास यही 4 चीजें पढ़नी है, ठीक है? एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और ये दोनों एक साथ ही आ जाएगा, मतलब बहुत छोटे हैं ये दोनों। तो चलिए कुल मिला के आज का 4 टॉपिक है पूरा उसके रिकैप के साथ साथ। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ, ये लिखेंगे यहां पे, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C3H8। कल हमने ये कर रखा है ना? हाँ। सबसे पहले क्या करना होता है, टेल मी द फर्स्ट स्टेप बच्चों। पहला स्टेप में 2 आ रहे हैं सबके, हाँ ठीक है। What is the maximum marks required to become 2020 doctor into maximum marks required? Maximum marks तो बेटा 720 है, आपको उल्टा पूछना चाहिए था। मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? 620 नंबर। 720 में से 620 से नीचे मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा अगर आप जनरल के हैं तो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 613 614 पे मिल जाएगा। अगर आप एससी के कैटेगरी के हैं और एसटी के कैटेगरी के हैं, दोनों में से कोई एक है, तो आपको 550 तक भी कॉलेज मिल जाता है। ये आपके पास रहता है, ठीक है भाई। चलो, सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों कि डीयू निकालिए। और डीयू कैसे निकलता है? डीयू का फॉर्मूला हमने बता रखा है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला हमने बता रखा है, राइट है सब लोगों के? चलो, स्टेट कोटा नहीं, मैंने सिंपली ऑल इंडिया कोटा बताया। स्टेट कोटा में तो 450 में मिल जाएगा। खैर एससी एसटी वालों को तो C+1 इज 4 माइनस H इज 8, हाइड्रोजन है ही नहीं, नाइट्रोजन है ही नहीं, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो मेरे हिसाब से 4 माइनस 4 दैट इज 0 आ जाएगा। बिल्कुल सही है क्या? 4 माइनस 4 दैट इज 0। अगर ड्यू 0 है, इसका सीधा मतलब है कि सर अगर ड्यू 0 है दैट मीन्स नो पाई बॉन्ड एंड नो रिंग। कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, कोई भी रिंग नहीं है। नो पाई बॉन्ड नो रिंग, ठीक है ना? इसका मतलब होता है सर ओपन चेन एंड ऑल सिंगल बॉन्ड। ओपन चेन के साथ साथ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड अगर हैं तो ओपन चेन विथ ऑल सिंगल बॉन्ड।
अब देखो ओपन चेन बनाना है, 3 कार्बन का ओपन चेन बनाना है, तो आप 3 कार्बन का ओपन चेन ये बना चुके हैं C3H8, राइट और रॉन्ग? आप 3 कार्बन का चेन बना चुके हैं C3H8। दूसरा, केवल एक ही पॉसिबल है, आपको बोला था कि चेन आइसोमर या पोजीशन आइसोमर के लिए मिनिमम 4 कार्बन तक तो आपको जाना ही पड़ेगा, पोजीशन में तो 5 हो जाता है। तो भाई एक ही टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है, एंड देयरफॉर टोटल 1 आइसोमर यहां पे दिखने वाला है। ये हम कर चुके थे, राइट? याद आ रहा है, ये हम कर चुके थे। इसी तरह से हमने C4H10 भी कर चुका है। हम लोग C4H10 का कितना किए हुए याद करो, ये भी लास्ट क्लास में, ये लास्ट क्वेश्चन था लास्ट क्लास का। इसके बाद से आज हम नए क्वेश्चंस करेंगे, तो आ जाओ एक रिकैप के तौर पे सबसे पहले ड्यू निकालते हैं। ड्यू इज C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2, तो आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 5, दैट इज ड्यू इज 0। अगर ड्यू 0 है, इसका मतलब है ओपन चेन है और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। ओपन चेन है और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सर आप देख लो यहां पे 4 कार्बन ही नजर आ रहा है। ओपन चेन के साथ साथ सारे के सारे कार्बन हो, दैट मीन CH3 CH, नीचे जाओगे CH3 और आगे जाएगा CH3, तो ये आपके सामने सर 2 आप स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है C4H10 के, इसके अलावा और कोई पॉसिबल आइसोमर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हो, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन बनाओ, फिर देखो कोई चेंज पॉसिबल है, नहीं है तो 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन बनाओ, फिर देखो कोई चेंज पॉसिबल है, तो इसको यहां लाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको यहां लाओगे तो भी सेम रहेगा। सेम क्या मतलब, ब्यूटेन बन गया, एन ब्यूटेन बन गया। चलिए, तो आपके पास C4H10 में मैक्सिमम 2 आइसोमर दिख रहे हैं। चलो यहां तक तो आपने कर लिया था। अब इसके आगे का हमें देखना है, टोटल 2 आइसोमर के बाद नेक्स्ट C5H12 में कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स। C5H12 में कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर, तसल्ली मिक्स करिए, दिमाग लगाइए, टेक 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन आंसर, है ना? सबसे पहला स्टेप आपको भूलना नहीं है, DU निकाल लेना है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप निकालने जाओगे, DU निकालोगे, तो DU कैसे निकालोगे, C+1 दैट मींस 5 + 1 माइनस H प्लस X माइनस N/2, तो 6 माइनस 6 दैट इज 0 होने वाला है। DU इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल सही। अब 6 कार्बन आपके स्क्रीन पे हैं, ठीक है ना? 5 कार्बन आपके स्क्रीन पे हैं, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन। देखो सबसे पहला आइसोमर आप यही बनाओगे, 5 कार्बन का आइसोमर बना के तैयार कर दो। चलो मैं बॉन्ड लाइन बना देता हूं, आसानी से बन जाएगा। 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 2 2 4 और 1 5 कार्बन का मैंने स्ट्रेट चेन बना दिया है, बॉन्ड लाइन डायग्राम बना दिया है। ठीक, और कोई 5 कार्बन में पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मैक्सिमम एक ही हो सकता है, स्ट्रेट चेन बन सकता है। हां, लेकिन अगर आप 4 कार्बन में सोचो तो कुछ अलग से दिखेगा। बना बना के चेक करते हैं, घबराना नहीं। तो 4 कार्बन में 1 2 3 4 कार्बन दिख गया, 5वां कार्बन आप यहां लगा सकते हो, या फिर आप ये कर दो 2 3 4 और 5वां कार्बन आप ये कर सकते हो, दोनों में से ये है, ये कर सकते हो। ठीक है, 5 कार्बन का या तो स्ट्रेट चेन हो जाएगा, या फिर 4 कार्बन में एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, 4 कार्बन में एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, दोनों सेम है, या ये बनाओ या ये बनाओ। भाई इधर से सेकंड नंबर पे, इधर से सेकंड नंबर पर मिथाइल, दोनों सेम है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है। आप सोचोगे इसको यहां लगा दें तो सर पेंटेन हो गया, आप सोचोगे इसको यहां लगा दो तो पेंटेन हो गया। चलो, तो तीसरा पॉसिबिलिटी है, 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन बनाया, 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन बनाया। अब क्या संभव, तो 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन बना सकते हैं। अब क्या संभव है, तो 3 कार्बन का पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन बना सकते हैं, यही होगा सब लोग। हाँ, अब 3 कार्बन में मैं दोनों की दोनों ऐसे रख देता हूं, 2 मिथाइल ग्रुप मैंने लगा दिया, देखो 5 कार्बन हो गए। या फिर आप इसको ऐसे करो ना, 3 कार्बन बना दिया, एक ऊपर और एक नीचे कर दो, ये 5 कार्बन हो गए, दिस इज 5 कार्बन। बढ़िया, नो डाउट एट ऑल। आगे बढ़े, 5 कार्बन यहां हो गए, तो ये बनाओ या ये बनाओ,
बट बीच वाले कार्बन से दो मिथाइल जुड़ा हुआ है, बीच वाले कार्बन से दो मिथाइल हमने ऊपर नीचे लगा दिया, तो ये तीन ही टोटल आइसोमर बन सकते हैं इसमें। भाई दो कार्बन का चेन बना के ऐसे नहीं कर सकते। पैरेंट चेन ऐसा हो सकता है जिसमें मैक्सिमम कार्बन हो। आप सोचोगे सर दो कार्बन का बना दो और फिर आप तीन कार्बन ऐसे लगा दो, तो भाई ये पैरेंट चेन हो गया ना, और ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं सेकंड वाला। पैरेंट चेन आप ऐसा अपने मर्जी से नहीं बना सकते। पैरेंट चेन वो होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। एल्कीन का पैरेंट चेन आईयूपीएसी में कैसे सेलेक्ट किया था, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, यही तो था। ठीक है, तो टोटल बेटे तीन आइसोमर था, टोटल तीन आइसोमर है यहां पे C5H12 में। C5H12 के बाद C6H14 में कितने आइसोमर्स है, कैलकुलेट। C6H14 में कितने आइसोमर है, कैलकुलेट करिए। C6H14 में ड्यू का वैल्यू हमेशा जीरो ही मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, रुकिए, अभी इसी क्वेश्चन में, इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन आएगा जिसमें ड्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, रुकिए। इसमें चार आइसोमर है, कितने लोग कह रहे हैं C6H14 में चार आइसोमर है। चार आइसोमर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। हमको लग रहा हो तो सही है, अगर चार आइसोमर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। और थ्री आइसोमर और फाइव आइसोमर, थ्री वाले कितने हैं पहले वो बताओ, थ्री वाले कितने आइसोमर है। अगर आप थ्री कह रहे हैं तो चलिए बहुत ज्यादा, फिर भी गलत है। पांच आइसोमर इज द करेक्ट। आते हैं पांच, पांच भी आ रहा है आंसर, आते हैं पांच वाला भी देखते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू C+1 माइनस H+X-N/2। हम यही करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए। तो हो जाएगा 6+1 माइनस H कितना है 14, हाइड्रोजन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, डिवाइड बाई 2 यानी कि 7 - 7 दैट इज 0। जीरो का मतलब ओपन चेन विद सारे सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड है ही नहीं। ओपन चेन विद सारे सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड है ही नहीं। अब देखो तो छह कार्बन का सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 कार्बन का पैरेंट चेन ये रहा। हमने सबसे पहला काम ये करना है, छह मैक्सिमम कितने कार्बन है, छह, उस छह कार्बन का पैरेंट चेन बनाना होता है। अब इसमें सोच के देखो कोई और पैटर्न है पॉसिबल है, एक ही पैटर्न पॉसिबल हो सकता है, दैट इज द एम हेक्सेन जो नॉर्मल है। सेकंड आते हैं आपके पास, सर छह में तो और कोई पॉसिबल नहीं है, पांच बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। पांच में अगर मैं यहां मिथाइल लगाता हूं, देखो 6 कार्बन हो गया। या फिर बच्चों मैं एक काम करता हूं, इसी का दूसरा वाला भी पॉसिबल है, पोजीशन आइसोमर में बना दूं। ये देखो मैं 2 की जगह 3 पे लगा दिया, नाउ इट इज डिफरेंट, इट इज पोजीशन आइसोमर। भाई यहां क्या था, ये दोनों सेम थे, इधर से सेकंड पोजीशन, इधर से सेकंड पोजीशन, दोनों सेम हो रहा। बट यहां पे आप इधर से जाओगे सेकंड पोजीशन, इधर से जाओगे थर्ड पोजीशन, डिफरेंट हो रहा है। तो नाउ दिस इज अ डिफरेंट आइसोमर, इसीलिए 5 हो रहा है यहां पे। चलिए ये हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी? आप सोचोगे सर इस वाले मिथाइल को हम यहां क्यों नहीं लगा रहे? अगर हमने इस मिथाइल को यहां लगा दिया तो ऊपर वाला बन गया, सेम हो गया। अगर मैं इस मिथाइल को यहां से हटा के यहां लगा दूं तो देखो ऊपर वाला सेम हो गया, तो ये भी ठीक नहीं है, थर्ड वाला भी ठीक नहीं है। फोर्थ आ जाओ, फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। तो सर 5 कार्बन के बजाय अब एक 4 कार्बन की पैरेंट चेन बनाते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन की पैरेंट चेन बनाते हैं। और दोनों की दोनों मिथाइल मैं यहां डाल देता हूं, देखो 1 और 2, 2 मिथाइल यहां पे डाल दिया। 4 कार्बन की पैरेंट चेन बनाई और 2 मिथाइल यहां डाल दिया। 5, अच्छा ये भी तो संभव है, मैं दोनों मिथाइल को एक जगह ना रख के एक यहां और एक यहां कर दूं। यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। भाई मैं दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पे क्यों रखूं, मैं आगे वाले कार्बन पे भी तो रख सकता हूं। तो सारे पॉसिबल वेज सोचने हैं, बस अपने दिमाग में बैठाना है। तो 4 के बाद आपके पास 5 आइसोमर हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी? आप सोच रहे हो ये दोनों को यहां लाओ, ये दोनों को यहां लाओगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप सोच रहे हो 1 और 3 पोजीशन में कर दो, अगर मैंने 1 और 3 पोजीशन पे किया तो भाई ऐसा बन जाएगा। चलो अब आप सोचोगे सर 4 कार्बन के बाद 3 कार्बन का पैरेंट चेन बना दो। तो सर 3 कार्बन का पैरेंट चेन आप बनाओगे, 1 2 3, तो आपको 3 मिथाइल कहां रखना पड़ेगा? 2 तो चलो यहां रख दिया, तीसरा आपको यहां रखना पड़ेगा। यही बन गया ऊपर वाला, फोर्थ वाला बन गया। तो मैक्सिमम जो यहां तक जा सकते हैं वो यही है। दैट्स इट, दैट इज योर पैरेंट चेन, दैट इज योर पैरेंट चेन। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। 3 होगा सर, हमेशा ऐसे ही बना के देखना होगा जी, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है।
शॉर्टरी अगर कोई बता रहा है दैट इज फर्जी चीज, रॉन्ग है, हमेशा बना के ही देखना पड़ता है। ऑल गुड। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब जिस क्वेश्चन का आपको इंतजार था, C3H6 में ड्रॉ द ऑल पॉसिबल आइसोमर्स। जैसे कह रहे हैं ना कि कितने लोग कह रहे थे कि सर DU हमेशा 0 हो गया, क्या DU हमेशा 0 नहीं होगा, इस बात का ये प्रमाण है ये क्वेश्चन। C3H6 में कितने एक आइसोमर, ओके नाइस। अगर एक आइसोमर आपका सवाल जवाब है तो गलत है, -1। अगर एक जवाब है तो -1। 30 सेकेंड्स आप लीजिए फिर करिए। हां, अब आओ सर यहां पे कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करने का क्वेश्चन आए, हमें DU निकालना है। DU इज इक्वल टू C+1, दैट मीन्स 3+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n/2, H प्लस एक्स माइनस n/2। तो मेरे हिसाब से आगे आपके पास 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो DU इज इक्वल टू 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ रहा है। DU 1 का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय DU इज इक्वल टू 1? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का मतलब क्या होता है? DU इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है आपके पास सर एक पाई बॉन्ड हो आपके पास। DU इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है एक पाई बॉन्ड हो और या फिर एक रिंग हो। या तो आपके पास एक पाई बॉन्ड हो या तो आपके पास एक रिंग हो, दोनों ही केसेस में DU 1 आता है। एब्सोल्युटली क्लियर है। या तो आपके पास एक पाई बॉन्ड है या तो आपके पास एक रिंग है, दोनों ही केसेस में DU 1 आता है। बिल्कुल सही है कि नहीं सही है? ठीक है भाई, आ जाओ। तो एक पाई बॉन्ड या एक C3H6 करो। तो सर सबसे पहले मैं पाई बॉन्ड वाले केस ले रहा हूं, बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। सर 3 कार्बन है और एक पाई बॉन्ड आएगा, या तो पाई बॉन्ड या तो रिंग आएगा, दोनों नहीं आ सकता। पाई बॉन्ड भी हो रिंग भी हो, DU 2 हो जाएगा उस केस में। चलो सर और क्या पॉसिबिलिटी? इस पाई बॉन्ड को मैं यहां रखूंगा तब भी सेम है, और कोई पॉसिबिलिटी यहां से नजर आ नहीं रही है। देख लो भाई, 3 कार्बन का और एक डबल बॉन्ड का यही केस हो सकता है। 3 कार्बन बना दो, एक डबल बॉन्ड यहां डाल दो। आप सोचो कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करो, सेम आएगी। दैट इज नॉट डिफरेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लो, सॉरी डायग्राम नंबर 2 की बात कर लो। डायग्राम नंबर 2 में या तो पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर 3 कार्बन का एक रिंग हो सकता है। देखो ये भी C3H6 होता है, ये एक पाई बॉन्ड हो सकता है या एक रिंग हो सकता है। तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ना पाई बॉन्ड में कोई पॉसिबिलिटी है ना रिंग में कोई पॉसिबिलिटी है। इस वजह से C3H6 में टोटल 2 आइसोमर आ रहे हैं, टोटल 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर आ रहे हैं यहां पे। सही हो गया, टोटल 2 आइसोमर हो गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, DU 1 का मतलब यह समझ जाइए कि अब हर स्ट्रक्चर में या तो एक पाई बॉन्ड आएगा या तो एक रिंग आएगा। समझ में आ गया? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है C3H6 का, इससे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता। अगर मान लीजिए इसके दिमाग में, इसको सोच के आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है या किसी मास्टर ने कुछ और पढ़ा रखा है, गलत पढ़ाया उसने। ठीक, गॉट इट, बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं C6 की बात, C4H8 की बात करते हैं। C4 की बात करेंगे, फिर C5 की बात करेंगे, फिर C6 की बात करेंगे। इतना जल्दी आंसर नहीं आएगा जितना जल्दी आप देते हो। ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड में DU 2 होती है। C4H8 की बात करो, ध्यान दीजिए। C4H8, तो C4H8 का मतलब हो गया DU सबसे पहले निकालेंगे। DU इज इक्वल टू C+1, बहुत बढ़िया, माइनस H प्लस एक्स माइनस n/2, H प्लस एक्स माइनस n/2 कितना हो गया? 5 माइनस 8/2 दैट इज 4, और दैट इज DU इज इक्वल टू 1। 5 माइनस 4 दैट इज DU इज इक्वल टू 1। C4H8, ठीक है, C4H8। तो 4, 1 2 3 और 4 कार्बन है और एक पाई बॉन्ड है। भाई DU इज इक्वल टू 1 का मतलब या तो एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है ना, दो ही केस हो सकता है, या तो एक पाई बॉन्ड हो या फिर एक रिंग हो, या तो एक पाई बॉन्ड हो या तो एक रिंग हो, दोनों ही केसेस में ये स्ट्रक्चर आएगा। चलो अब इसमें और कोई पॉसिबिलिटी है? अभी 1 2 पे पाई बॉन्ड है, मैं काम करता हूं 2 3 पे पाई बॉन्ड बना देता हूं। दिस इज द पॉसिबिलिटी, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज पोजीशन आइसो। आप सोचोगे सर इस पाई बॉन्ड को और आगे बढ़ा देते हैं, तो अगर मैंने यहां लाया ये और ये सेम हो जाएंगे। ठीक हो गया, या तो एक साइड में या मिडिल में। अब साइड में इधर लगा दो इधर लगा दो, बात एक ही है।
ठीक है, ड्यू नेगेटिव में आया तो बेटा, ड्यू नेगेटिव कभी होता ही नहीं है। मेरा बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 लेक्चर इसी फोल्डर के पीछे फोल्डर में पड़ा होगा, देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या होगा सर, थर्ड नंबर पे आपके पास आने वाला है ड्यू। सर पाई बॉन्ड में इतनी पॉसिबल केस है। और कर लो कि सर मान लो 3 कार्बन का पैरेंट चेन हो और यहां पे एक चौथा कार्बन लगा हुआ है, 3 कार्बन का पैरेंट चेन हो, चौथा कार्बन यहां लगा हुआ है, क्या कहीं पाई बॉन्ड लगा सकते हो? मैं यहां पे पाई बॉन्ड तो लगा ही सकता हूं ना, आप यहां भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो, बात एक ही होगी। चाहे इस साइड में लगाओ, चाहे इस साइड में लगाओ, चाहे इस साइड में लगाओ, बात एक ही होगी। ये भी तो पॉसिबिलिटी है 3। यस और नो? यस। तो सर पाई बॉन्ड वाले में या तो 4 का पैरेंट चेन हो, या तो इसका या तो 3 का पैरेंट चेन हो। अच्छा चौथे में आओ, फोर्थ वाले में। तो सर अब पाई बॉन्ड वाली पॉसिबिलिटीज तो गई, और रिंग वाली पॉसिबिलिटीज भी तो है। C4H8 या तो एक रिंग हो सकता है, बिल्कुल सही। अच्छा इसमें भी एक पॉसिबिलिटी है दूसरा, कौन सा पॉसिबिलिटी है? तो सर 3 कार्बन का भी तो रिंग हो सकता है और एक कार्बन बाहर लगा। ये देखो C4H8, 4 कार्बन ये बन गया। इसमें 6 आ रहे, कहां पे 6 आ रहे बेटा? 1 2 3 4 आ रहा है। आप एक कार्बन को 2 बार काउंट ना करें। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े तो दिस इज C4H8, 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर आता है। यहां पे सामने सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर बना दिए। अब कई लोग कह रहे कि सर रिंग में डबल बॉन्ड तो आ जाए। अरे भाई रिंग में डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, इधर दिस और दिस। स्लैश का मतलब यही होता है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अच्छा इसका ड्यू कितना होगा? अब सब लोग बताओ इसका ड्यू कितना होगा? तो सर एक रिंग का ड्यू, पाई बॉन्ड प्लस रिंग होता है ना, तो ड्यू 2 हो जाएगा। हमारा ड्यू 1 लाना है, हमारा ड्यू बच्चों 1 लाना है। या तो पाई बॉन्ड आ सकता है या तो रिंग आ सकता है, दोनों आएगा तो ड्यू 2 हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये केस पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर H तो 6 आ रहा है, कहां पे H6 आ रहा है? पॉसिबल ही नहीं है। सी भाई 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, C4H8 यहां पे आइए, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 2 3 1, फिर से 8 हो गया। यहां पे आइए 3 3 और 2 8 हो गया। यहां पे आइए 3 3 1 1 8 हो गया। सब में 8 है कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एकदम सही है बेटा, आपका तीसरा वाला आपका रॉन्ग है, ये सही है, आपने गलत किया, कोई बात नहीं। अब आते हैं सर इन टाइप के क्वेश्चंस के बाद, और ये इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इसमें बहुत ज्यादा आपको घुमाएगा नहीं। नेक्स्ट लेट्स गो फॉर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, रिंग और चेन दोनों काउंट करना है। यस चलिए अब आता है फंक्शनल आइसोमर किसको कहते हैं, व्हाट आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो आइए इसमें बेटा मेरे पास 12 केस हैं। कितने केस हैं? वी हैव 12 केसेस। फंक्शनल आइसोमर में हमारे पास बेटे ध्यान रखेंगे 12 केसेस हैं, और सारे 12 केसेस आपके एनसीईआरटी में कवर्ड है। ऑल 12 केसेस आर गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक है ना? बहुत 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 ध्यान से, एक भी केस मिस नहीं करना है। चलिए अब आते हैं बच्चों यहां पे रिंग। फंक्शनल आइसोमर क्या होता है? देखो आइसोमर है, यह बात तो क्लियर है कि सर सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। आइसोमर है, यह बात तो क्लियर है कि आपके सामने सर सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला होने वाला है। आइसोमर में वी हैव द सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट विल बी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों आ गए आपके पास। What is functional isomerism? Same molecular formula and different functional group, ये आपका फंक्शनल आइसोमर होगा। बोलो एकदम सही है। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एक एक करके आते हैं। सबसे पहले यहीं पे डिस्कस करता हूं केस नंबर 1। केस नंबर 1 कहता है कि अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और जो ईथर फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स। समझाता हूं इसको। अल्कोहल एंड ईथर कभी भी आपको दिख जाए तो ये फंक्शनल आइसोमर है। 12 केसेस दिमाग में रखने होते हैं, याद रखने होते हैं। अब अल्कोहल एंड ईथर आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। आओ एग्जांपल के तौर पे आपके सामने देता हूं मैं। CH3 CH2OH, ये 2 कार्बन का अल्कोहल बन चुका है। CH3 CH2OH 2 कार्बन का अल्कोहल बन चुका है, ये हो गया।
एंड आपके सामने दो कार्बन का ईथर भी तो है, एंड आपके सामने दो कार्बन का बेटे ईथर भी तो है, दिस इज ईथर। ये है अल्कोहल और ये है ईथर, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं। देख लो आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एकदम भूल के देखो तसल्ली बख्श, कितने कार्बन इधर उतने इधर, जितने हाइड्रोजन इधर उतने इधर, जितने ऑक्सीजन इधर उतने इधर, तो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। केस नंबर 1 इज वेरी क्लियर कि सर आपके पास अल्कोहल एंड ईथर जब भी दिख जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है, तो अल्कोहल ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। अगर मान लो मैं देता हूं 1 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, दिस 4 कार्बन, और 4 कार्बन से मैं OH लगा रहा हूं, तो 4 कार्बन का 2 4 कार्बन का अल्कोहल है। मान लीजिए आपके पास ये रहा, 1 कार्बन मैंने इधर दे दिया और 3 कार्बन मैंने ऐसे बना दिया। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज ईथर, दे आर फंक्शनल आइसोमर। बस आपको क्या देखना है, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी कि जितने कार्बन उधर उतने ही कार्बन इधर होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन इधर उतने ही हाइड्रोजन इधर होने चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देन अल्कोहल एंड ईथर आर द सेम, देन अल्कोहल एंड ईथर आर द फंक्शनल ग्रुप्स। समझ में आया? तो देख लो 1 2 3 4 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, ठीक है। 3 2 5 2 7 और 2 9, 1 10 10 हाइड्रोजन यहां पे है, 3 3 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन यहां पे भी है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इस वजह से बेटा ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब इसको दूसरे वे में, क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं? 4 कार्बन का अल्कोहल एंड 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर, ये दोनों ही आपके सामने, दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज ईथर। तो अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बिल्कुल सही है सर। ये भी बन सकता है ना CH3, हाँ बिल्कुल वही बनाया मैंने, वही बनाया भाई। देख लो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि सर इसके साथ आप ये भी तो बना सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और अगर एक तरफ अल्कोहल है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, तो देख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल ग्रुप्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देन अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल ग्रुप्स। जो शिवांशु है, आपका भी डाउट क्लियर हो गया, आप यही बोल रहे हो, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब मान लो इसके ऊपर कुछ सवाल हो आपको, क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, पहले आपका जवाब देखूंगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर डजंट मैटर, बिल्कुल सही बोला आपने। मुझे बताइए कि क्या ये दोनों, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, आर दे फंक्शनल आइसोमर और नॉट? और अगर हैं तो क्या आपने देखा, कैसे आपको पता चला? तो आपको यहां दिख रहा होगा ये 5 कार्बन, यहां 6, यहां 5 मेंबर, यहां 6 मेंबर की रिंग, क्या ये चेन आइसोमर तो नहीं है? नहीं, सब में देखो यहां भी 5 कार्बन है, यहां भी 5 कार्बन है, यहां भी एक ऑक्सीजन है, यहां भी एक ऑक्सीजन है। तो देखोगे सर यहां पे आपके पास पहले वाले और दूसरे वाले में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा आपके सामने सेम है, MF इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद फंक्शनल ग्रुप बेटा आपके सामने डिफरेंट हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसी को हम फंक्शनल आइसोमर कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो दिस इज योर फंक्शनल आइसोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो दिस इज योर फंक्शनल आइसोमर। ये आपके सामने अल्कोहल और ये आपके सामने ईथर है, दे आर फंक्शनल आइसोमर। अगेन इसमें जितना कार्बन है उतना ही कार्बन इधर है, जितना हाइड्रोजन इधर है उतना ही हाइड्रोजन इधर है, तो दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज ईथर। अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल ग्रुप्स। देखो यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आपके पास डिफरेंट है। ऐसे केसेस को हम फंक्शनल आइसोमर कहते हैं। मैं इसको FI लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम है, आप काउंट कर लीजिए। बेंजीन बेंजीन सेम है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दैट सिंपली मींस कि आपके पास अगर अल्कोहल ईथर है तो दे आर फंक्शनल आइसोमर। केस नंबर 1 के बाद केस नंबर 2। केस नंबर 1 याद रहेगा,
केस नंबर 1 अगर याद रहेगा तो केस नंबर 2 में आ जाओ। थायोल एंड थायो ईथर आर फंक्शनल आइसोमर ईच अदर। केस एच काउंट कीजिए बेटा, एच भी सेम है, मैं क्यों करूं बार बार। 2 और 2 4 और 1 5 हाइड्रोजन यहां है। देखो 2 2 4 और 1 5 हाइड्रोजन यहां है। 2 और 3 5 हाइड्रोजन यहां है। अब कहां से 5 यहां 5 यहां, तो एकदम बैल बुद्धि लेके पैदा हुए हो गया, एकदम बैल बुद्धि हो गया। आगे बढ़ जाओ भाई। अब आते हैं, जैसे अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर, वैसे ही जैसे अल्कोहल एंड ईथर, अच्छा फर्स्ट वाले में आओ भाई, फर्स्ट वाले में 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए 8 हाइड्रोजन। ये कितना हो गया 9 हाइड्रोजन। अब यहां आओ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हाइड्रोजन। तो बेटा 10 हाइड्रोजन यहां भी तो है, 9 और 10 भाई, 10 हाइड्रोजन यहां है, 5 5 2 10, यहां पे देख लो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 हाइड्रोजन यहां भी। अरे भाई मुकुट खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए बेटा, गधों वाली मुकुट। आगे बढ़ते हैं, थायोल एंड थायो ईथर आर फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईच अदर। जैसे मैंने आपको बताया कि सर थायोल क्या होता है, थायोल इज योर एसएच फंक्शनल ग्रुप। दिस इज अल्कोहल OH है और थायोल इज एसएच। अल्कोहल OH है और थायोल इज एसएच। उसी तरह आपके स्क्रीन पे सर ईथर आपके सामने ऑक्सीजन होता है, ईथर ऑक्सीजन होता है बाइवैलेंट। उसी तरह थायो ईथर जो होता है वो सल्फर होता है बाइवैलेंट। तो ये अल्कोहल है, ये थायो ईथर है, दे आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है, जैसे OH की जगह हमने SH कर दिया, O की जगह हमने S कर दिया, नथिंग डिफरेंट। ठीक है, उसको अलग से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। O की जगह S कर दिया एंड S की जगह आपके सामने O की जगह S कर दिया और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 2 3 यहां पे SH लग गया, कितने कार्बन है 1 2 3 कार्बन है, और आपने S और एक ऐसा लगा दिया, तो क्या ये दोनों देखो, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, एंड अगर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सेम है तो केस नंबर 1 कहता है अल्कोहल ईथर एंड थायो अल्कोहल थायो ईथर। थायो अल्कोहल का मतलब ही थायोल होता है। थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। चलो केस नंबर 3 की बात करते हैं। ये हो गया, अल्कोहल एंड फिनॉल भी फंक्शनल आइसोमर होते हैं। जैसे मान लो एक केस ध्यान देखना सर, अल्कोहल का मतलब होता है, अल्कोहल का मतलब होता है sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ, दिस इज अल्कोहल। ध्यान दीजिए, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ OH, ये जो कार्बन है sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये अल्कोहल है। सिंपली पहचानने का और सिंपल तरीका है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ OH, दिस इज अल्कोहल। लेकिन अगर मैं इसी कंपाउंड को सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ, मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रखोगे सेम, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम के साथ, ये देखो जरा, ये अल्कोहल है और ये आपके सामने सर कुछ नहीं फिनॉल है, ये अल्कोहल है और ये आपके सामने कुछ नहीं सर फिनॉल है। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में आइए, अल्कोहल एंड फिनॉल आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अल्कोहल फिनॉल भी फंक्शनल आइसोमर है। डिफरेंस क्या हुआ, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस बस इतना पकड़ना है कि अल्कोहल में OH sp3 कार्बन से होता है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं, अल्कोहल में जो OH है वो sp3 कार्बन है, फिनॉल में जो OH जुड़ा है वो sp2 कार्बन से है। तो ये दोनों ही फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब एक वो बनाता हूं, क्वेश्चन बनाता हूं, मैं खुद ही आपको क्वेश्चन बना के देता हूं, ध्यान देना सर। ये मान लो आपके सामने मैंने बना दिया अल्कोहल, ये बेंजीन है, बेंजीन से sp3 कार्बन है और अगर इससे जुड़ा हुआ है OH, तो क्या मैं इसको अल्कोहल बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, दिस इज अल्कोहल। ठीक है, अगर मैंने काम किया है, इसका मैंने फिनॉल बना दिया, से सपोज मैंने डायरेक्टली OH लगा दिया, दिस इज फिनॉल, और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम करने के लिए कार्बन में बढ़ा दिया, तो इसको मैं sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ OH को मैं फिनॉल बोलूंगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब अगर से सपोज कि मैं इसी को बेंजीन बना दिया, ये रहा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन ऊपर और ये ऐसा, तो ये आपके सामने क्या हुआ है, तो दिस इज योर ईथर। ये आपके सामने कैसा हुआ है, दिस इज योर ईथर। तो अल्कोहल एंड फिनॉल आर फंक्शनल आइसोमर्स, अल्कोहल एंड फिनॉल आर
क्या ये 1 and 2 फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं? ये तो हमने पढ़ लिया सर। तीनों ही एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर, देख लो मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप तीनों में डिफरेंट है, एक में अल्कोहल, एक में फिनॉल, एक में ईथर है। इसीलिए आप आगे जाके फिफ्थ चैप्टर, 4 चैप्टर के बाद फिफ्थ चैप्टर आप क्या पढ़ते हो? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अलग अलग है तीनों, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। बोला था ना आइसोमर्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, दिखने में सेम है, सबका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट आइसोमर की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। इनफैक्ट फिजिकल एज वेल एज केमिकल दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। इसीलिए ये अलग चैप्टर में, चैप्टर तो एक ही साथ दिया हुआ है बट ये अलग पढ़ना है, अलग पढ़ना है, अलग पढ़ना है, बिकॉज दे ऑल आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। अगर 1 and 2 की बात करूं दे आर फंक्शनल आइसोमर, अगर मैं 1 and 3 की बात करूं दे आर फंक्शनल आइसोमर, अगर मैं 2 and 3 की बात करता हूं तो दे आर फंक्शनल आइसोमर। तो 1, 2 and 3 आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। केस नंबर 3 कवर हो गया है। 1, 2 and 3 आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में 1, 2 and 3 आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। बोल दो हाँ यार, एकदम बढ़िया। सर ये भी अल्कोहल होते हैं? अरे भाई जब बता दिया अलग होते हैं तो बोल रहे ये भी अल्कोहल होते हैं। ये अलग होते हैं भाई, फिनॉल अलग होते हैं। चलिए अब देख लो केस नंबर 2 हो गया, केस नंबर 3 में चलते हैं। थायो अल्कोहल एंड थायोफिनॉल भी फंक्शनल आइसोमर है। कहने का मतलब सब एक जैसा ही चल रहा है। केस नंबर 4 भी आप देखोगे, थायो अल्कोहल एंड थायोफिनॉल। अब व्हाट इज थायो अल्कोहल? भाई अल्कोहल आपको पता है, हाँ SHO की जगह S कर दो, थायो अल्कोहल बन जाएगा। भाई ये थायो अल्कोहल एंड थायोफिनॉल। तो अगर मान लीजिए ये आपके सामने बेंजीन है, बेंजीन से sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन से ये SH जुड़ा हुआ है, दिस इज थायो अल्कोहल। अगर मैं OH लिखता तो दिस इज सिंपल अल्कोहल, SH लिख दिया थायो अल्कोहल। और थायोफिनॉल की जहां तक बात है, थायोफिनॉल की जहां तक बात है, तो ये आपके सामने सर क्या है? बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन। थायोफिनॉल का मतलब हो गया दिस, ये फिनॉल, OH लिखता तो फिनॉल हो जाता बट SH लिखा तो थायोफिनॉल हो गया। तो अगर ऐसा भी कंडीशन आए तो ये सेम केस है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है दिस इज थायो अल्कोहल, अगर sp2 से जुड़ा हुआ है दिस इज थायोफिनॉल। फिनॉल के आगे थायो लगा दो, सल्फर का मतलब होता है थायो, ऑर्गेनिक में सल्फर का मतलब होता है थायो। तो 4 केस एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर आए तो ये तीनों आपस में फंक्शनल ग्रुप्स हैं। थायो अल्कोहल, थायोफिनॉल, थायो ईथर आए, ये तीनों आपस में फंक्शनल ग्रुप है। 4 केसेस को अगर एक लाइन में लिखना हो, 4 केसेस को बच्चों अगर एक लाइन में लिखना हो तो यहां पे लिखेंगे आप अभी तक का VTS। ये स्पेशल पॉइंट है, ये स्पेशल पॉइंट है, थोड़ा ध्यान देंगे। अभी तक मैंने जो 4 के पहले केस बताया अल्कोहल, फिनॉल, फिर बता रहा हूं अल्कोहल, ईथर, फिर बता रहा हूं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फिर बता रहा हूं थायो अल्कोहल, थायोफिनॉल, थायो ईथर। सबको वो कर दो, मिक्स कर दो, तो आता है कि अल्कोहल हो, फिनॉल हो या ईथर हो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये ऑल आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। सिमिलरली आपके सामने थायो अल्कोहल हो या थायोफिनॉल हो, थायो अल्कोहल, थायोफिनॉल एंड थायो ईथर, थायो अल्कोहल, थायोफिनॉल एंड थायो ईथर, जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, ऑल आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, ऑल आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है ना? ये सारे के सारे फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। बट थायो अल्कोहल, थायोफिनॉल, थायो ईथर जो है ये ऑल आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। बस ये 2 लाइन में 4 केसेस समराइज हो गई हैं। यही सोते उठते जागते बस देखते रहना, रिवीजन करते रहना है, काम हो जाएगा। तो ये हो गए आपके सामने 4 केस, 11 केसेस है मेनली और 12 केसेस है टोटल। तो 12 में से 4 केस हो गए, 12 में से 4 केस इन दोनों से कवर हो गए, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, थायो अल्कोहल, थायोफिनॉल, थायो ईथर। ये जब भी आपको दिख जाए या इनमें से 2 दिख जाए, हमेशा आपके पास फंक्शनल आइसोमर होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर, आर वी रेडी? क्या मैं आगे चलूं? नोट डाउन कर लिया, नहीं कर लिया? आगे चलूं? बढ़िया। एल्डिहाइड कीटोन, अरे भैया हमसे आगे चलोगे गिर जाओगे, मुंह फूट जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है, चोट लग जाएगा आपको।
आगे ना चलिए, साथ साथ चलिए। केस नंबर 5, केस नंबर 5 विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर विल बी द फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। अब ये कैसे फंक्शनल आइसोमर है, आ जाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड मान लेते एक 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। सबसे पहले मैंने 2 कार्बन वाला और उससे जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, तो इसमें टोटल 3 कार्बन हो गए, काउंट कर लिया 1 2 3। चलो अगर मैं एस्टर बनाता हूं तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप कुछ इसी तरीके से है, C डबल बॉन्ड O। अगर मैं एक कार्बन यहां डाल दूं और 1 2 3 4, 1 2 और 3 कार्बन यहां डाल दो, तो देखो जरा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर फंक्शनल ग्रुप आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। क्यों? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। काउंट करो, जितने कार्बन इधर उतने इधर सेम है, जितने हाइड्रोजन इधर उतने इधर। आपके लिए कर देता हूं, 1 2 3 कार्बन यहां है, 1 2 3 कार्बन यहां है, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन यहां है, 3 3 6 हाइड्रोजन यहां है, 1 ऑक्सीजन यहां है, 1 ऑक्सीजन यहां है। तो जितने कार्बन इधर उतने कार्बन उधर, जितने हाइड्रोजन इधर उतने हाइड्रोजन इधर, जितने ऑक्सीजन इधर उतने ऑक्सीजन इधर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। लेफ्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा एस्टर है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। क्लियर हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। जैसे यहां पे आओ, 3 कार्बन के जगह आप 5 कार्बन ले लो, 2 3 4 5। तो 5 कार्बन से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड मान लो जुड़ा हुआ है, 5 कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, टोटल 6 कार्बन हो गए। अब हमें क्या करना है, इसी का एस्टर बनाना है। तो आपने एस्टर फंक्शनल ग्रुप लिख लिया है ना। टोटल कितने कार्बन है इधर? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, उसमें से 1 इधर हो गया, बाकी बचे 5। 5 में से 2 इधर डाल दो, 5 में से 2 इधर डाल दो, ठीक है, और 3 इधर डाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 3 इधर डाल दो तो आपके सामने आ जाएगा CH2, फिर आ जाएगा CH2, फिर आ जाएगा CH3। तो यहां पे आपके पास 3 कार्बन का फंक्शनल ग्रुप है, उधर भी 3 कार्बन का फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 यहां पे हो गए, 1 2 3 4 5 6 वहां पे हो गए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। क्लियर हो गया? एकदम बढ़िया, है ना। तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पहला हो गया, ये भी आइसोमर है, ये भी आइसोमर है। तो अभी तक आपने 5 केसेस पढ़ लिया है, 6th केस भी मैं आपको दिखाता हूं, 6th केस भी आपको दिखाता हूं। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। यार ये बोलोगे, बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है पहले से। साइनाइड और आइसोसाइनाइड डिफरेंस क्या है? बस मान लीजिए मैं साइनाइड बनाता हूं तो 2 कार्बन का साइनाइड आपके सामने इस तरह से होगा, एस्केलेटन बना दिया मैंने। आइसोसाइनाइड बनाना है तो आपने क्या करना है, इसको पलट देना है, ये लो भाई बन गया आइसोसाइनाइड। दिख रहा है कि कार्बन भी सेम है, नाइट्रोजन भी सेम, हाइड्रोजन भी सेम है, नाइट्रोजन भी सेम है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और अल्कोहल फिनॉल ईथर थायो अल्कोहल थायोफिनॉल थायो ईथर, तो फंक्शनल आइसोमर है। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, वो भी फंक्शनल आइसोमर है। साइनाइड आइसोसाइनाइड, ये भी फंक्शनल आइसोमर। बस एक एक केस आपको ध्यान रखना है, केस आप ध्यान रखेंगे तो वो सारे आपको दिखते चले जाएंगे। जैसे मान लो आपके सामने ये बना दिया मैंने, C ट्रिपल बॉन्ड N, और मान लीजिए आपके पास मैंने 1 2 3 N ट्रिपल बॉन्ड C किया है, तो क्या आप देख पा रहे हैं, दे बोथ आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। साइनाइड आइसोसाइनाइड, अल्कोहल फिनॉल ईथर, थायो अल्कोहल थायोफिनॉल थायो ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, ये सब आपके पास क्या है, फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। उसी तरह से एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। उसी तरह से बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर। जैसे मान लो एल्डिहाइड आपके सामने आ गया, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एल्डिहाइड। 3 कार्बन का कीटोन अगर आप बना दो तो 3 कार्बन का कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। एल्डिहाइड एंड कीटोन आपके सामने फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर है। दूसरा आ जाओ, दूसरा आ जाओ। यहां भी जितने कार्बन है उतने ही कार्बन है, जितने हाइड्रोजन उतने ही हाइड्रोजन है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो वो फंक्शनल आइसोमर काउंट होंगे। सर डज कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप? नो,
जितने बताए हैं वही फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता। अपने मन से ना सोचो कि सर क्या कार्बोक्सिलिक एसिड तो एल्कोहल हो सकता है क्या, नहीं। जो भी पॉसिबल होते हैं वो सारे मैंने लिखवा रखे हैं केस के फॉर्म में, इसके बाहर आपको सोचना ही नहीं है, नोट से ही सिलेक्शन होता है। आगे बढ़ेंगे, दिमाग ना लगाएं घुटना लगाएं, दिमाग लगाएंगे तो गलती हो जाएगी, घुटना लगाएंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग समझ गए ना घुटने में है। यहां आओ, मान लो आपके सामने हमने एल्डिहाइड बना दिया है कुछ इस तरीके से, कितने कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, एल्डिहाइड मिला के 5 कार्बन। तो 2 3 यहां पे मान लो हमने ऐसे कर दिया, 1 2 3 हो गया, 4 और 5। एल्डिहाइड एंड कीटोन में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, और अगर एल्डिहाइड कीटोन हो तो दे आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। जैसे ये किया, लेट्स गो फॉर नाइट्रो एंड नाइट्राइट। ये जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड था, वैसे ही नाइट्रो है। नाइट्रो का मतलब आप समझते हो NO2, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के बताऊं तो NO2 विल बी एन डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, दिस इज नाइट्रो। NO2 लिखने का बस स्ट्रक्चर बना दिया। अब नाइट्राइट अगर मैं बनाता हूं तो ONO होता है, नाइट्राइट अगर मैं बनाता हूं तो दिस इज ONO, ठीक है। NO2 माइनस यहीं पे है, यहां पे नाइट्रोजन डोनर है, यहां पे ऑक्सीजन डोनर है। नाइट्रो और नाइट्राइट में बस यही डिफरेंस है, लेफ्ट साइड में नाइट्रो डोनर नाइट्रोजन डोनर है, यहां पे ऑक्सीजन डोनर है। तो देख लो, जैसे साइनाइड आइसोसाइनाइड था वैसे ही नाइट्रो और नाइट्राइट है, जैसे साइनाइड आइसोसाइनाइड था वैसे ही नाइट्रो और नाइट्राइट है। तो NO2 में नाइट्रोजन डोनेट करता है, इसमें ऑक्सीजन डोनेट करता है, तो दे आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर सब, ठीक है। अब आगे केस बढ़ने से पहले एक बार दिमाग में रिवाइज कराऊंगा। आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक डब्बा बनाऊंगा, डब्बे में मैं रिवाइज कराता हूं। देखो, अगर आपके सामने मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये तीनों ही आपस में फंक्शनल ग्रुप है, बोलो ठीक। अगर आपके पास मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो थायो अल्कोहल, थायोफिनॉल एंड थायो ईथर, थायोफिनॉल एंड थायो ईथर, ये आपस में फंक्शनल ग्रुप है। थायो अल्कोहल, थायोफिनॉल एंड थायो ईथर, ये आपस में फंक्शनल ग्रुप्स है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। उसके बाद आ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर आपस में फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये आपस में फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये आपस में फंक्शनल ग्रुप्स हैं। हुआ नहीं हुआ, 4 हो गए। एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये आपस में बच्चों फंक्शनल ग्रुप्स हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम अमेजिंग। सर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया, थायोअल्कोहल, थायोफिनॉल, थायो ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर हो गया, एल्डिहाइड एंड कीटोन हो गया। और आगे बढ़ जाओ, हाँ, आपके सामने साइनाइड, आइसोसाइनाइड, यहां तक आपने कर लिया है। नाइट्रो, नाइट्राइट, नाइट्रो, और कुछ पढ़ा आपने? और कुछ पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। तो ये सारे आपस में बच्चों क्या है, दे आर ऑल आर फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईच अदर, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ लिया 8 केसेस, और 4 केसेस और हैं। 9th केस आपके स्क्रीन पे है कि अब ये एल्काइन एंड डाइईन आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ऑब्वियस है, ये एल्काइन और डाइईन भी फंक्शनल आइसोमर होंगे। रीजन समझो, मान लो आपने 1 2 3 कार्बन की एल्काइन बनाई, चलो 4 कार्बन की एल्काइन बना लो। 4 कार्बन की हमने एल्काइन बनाई, ठीक है। अगर मैं 4 कार्बन का डाइईन बना देता हूं, अगर मैं एल्काइन और डाइईन बना देता हूं तो दे आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। एल्काइन एंड डाइईन आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो एल्काइन एंड डाइईन आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक हो गया। जैसे आपने देखी लिया, एक एग्जांपल काफी है, बाकी मैं क्वेश्चंस में कराऊंगा। मैसेज भी देखिए, क्वेश्चन पढ़ाने के बाद केवल मैसेज नहीं देख सकता, पढ़ाऊंगा फिर देखूंगा। आ जाओ, एल्काइन एंड डाइईन आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्या डिफरेंस है? वहां पे एक ही जगह 2 डबल बॉन्ड है, यहां पे अलग अलग जगह 2 डबल बॉन्ड है, बाकी सेम है। क्लियर? जैसे आपके पास केस नंबर 9 आया, आप केस नंबर 10 में जाएंगे, ये हमने बता रखा है, बट फिर भी केस नंबर 10 आपको IUPAC पढ़ाते वक्त बताया था, बट फिर भी बता देता हूं। 1 डिग्री अमाइन का मतलब होता है NH2 ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। 1 डिग्री अमाइन का मतलब होता है NH2 ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा हुआ है।
जितने भी कार्बन से जुड़ा होगा उतना ही डिग्री होता है 1 डिग्री अमाइन। अगर यहां पे 2 कार्बन से, इधर भी देखो जैसे 4 है ना, तो 1 2 3 और एक 4, देखोगे यहां पे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस इज 2 डिग्री अमाइन। 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री अमाइन। यहां पे देखो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर और रिमेनिंग के 2 इधर, तो दिस इज 3। जितने भी कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। गिवन दैट मोलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम, तो ये सब के सब फंक्शनल आइसोमर है। ये सब के सब फंक्शनल आइसोमर है। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन फंक्शनल आइसोमर्स है। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, नाइट्रो एंड नाइट्राइट के बाद एल्काइन एंड डाइईन, दोनों में 2 डबल बॉन्ड है, दे आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन, दे ऑल आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। जैसे ये है वैसे ही 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, ये आईयूपीएस में बताया हुआ है बट फिर भी बता रहा हूं, 3 डिग्री अमाइड। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग मिस कर देते हो, मेन केसेस पढ़ के आगे बढ़ जाते हो और आगे जाके परेशान करेंगे। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड में अमाइड आएगा आगे जाके तो वहां पे परेशान करेंगे। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ठीक हो गया। जैसे यहां पे आइए, इस क्वेश्चन में आइए, यहां पे अगला केस, ये आप देख पा रहे हैं मोलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम है। देख लो, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सेम। दूसरे वाले केस में आप देखोगे अल्कोहल अटैच टू 2 डिग्री, अल्कोहल अटैच टू 2 डिग्री कार्बन इज 2 डिग्री अल्कोहल, एंड अल्कोहल अटैच टू 3 डिग्री कार्बन इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल आपके स्क्रीन पे आ गए। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल ये रहा, 2 डिग्री अल्कोहल ये रहा, और एक सेकंड, 2 डिग्री अल्कोहल ये रहा, और आपके सामने 3 डिग्री अल्कोहल ये रहा। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये भी अपने आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। जैसे ही डिग्री बदलती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाते हैं। अल्कोहल भी आप अपने अंदर आइसोमर दिखाता है अगर डिग्री चेंज हो जाए तो, क्योंकि डिग्री के चेंज होने से मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। आप बता दो, डिग्री के सेम होने से मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। आइए, एक सेकंड, जल्दी से करिए, पूरा बताऊं? ठीक है भाई, 1 2 2 3 1 3 सब में कर लेते हैं। आइए 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 बताते हैं। आइए, सबसे पहले आ जाते हैं आपके पास, क्वेश्चन कर लो इसको। चलो ठीक है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मैंने लिख दिया। अब मुझे बताओ 1 एंड 2 कौन से आइसोमर है? 1 एंड 2। फिर 1 एंड 3 कौन से आइसोमर है? फिर 2 एंड 3। पुराने जैसे कर लेते हैं, पुराने केस जैसे कर लेते हैं। आ जाओ, जल्दी से करो। स्ट्रक्चर सही है नहीं सही है अब आप देखो। ठीक है, मैं पानी का बॉटल ले लिया, लेके आ रहा हूं, जल्दी से। हाँ, क्या है आंसर? पीआई एंड एफआई है। एक सेकंड, करते शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। करते हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर, ये आपने पढ़ लिया ना। आइए देखते हैं उसको। चेन, पोजीशन, फंक्शनल तो कर ही लिया। आओ देखो 1 एंड 2 क्या है, चेन है कि पोजीशन है कि फंक्शन है? आ जाओ भाई, सबसे पहले देखो मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? 1 2 3 4 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 कार्बन है। 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11, 3 2 5 2 7 3 10 और 1 11। OH है, OH है। अब देखो आपको एक्स एंड वाई निकालना पड़ेगा सिंपली। एक्स कितना आ रहा है इसमें? तो नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5,
स्टार्टिंग विद द मतलब कार्बन वाले वहां पे साइड चेन नहीं है, ठीक है। इसमें बताओ एक्स वाई इसमें क्या आएगा, एक्स वाई 50 आ रहा है, इसमें एक्स वाई किसका किसका 41 आ रहा है, इसमें एक्स वाई किसका किसका 41 आ रहा है, एक में 4 एक में 1, हाउ मेनी ऑफ यू, हाँ गलत आ रहा है अगर 41 आ रहा है तो। बेटे अल्कोहल की फंक्शनल ग्रुप आपको पता है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं, अल्कोहल की फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं ना, है ना। चलो तो सर यहां पे आपके पास x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0 है। नीचे में आइए, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 3 6 3 9 2 11 यहां भी है, OH यहां भी है, तो x इज इक्वल टू कितना है यहां पे, तो कौन सा काउंट करोगे, मैक्सिमम कार्बन चेन 1 2 3 4 काउंट करोगे, यानी कि x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1 आ रहा है, इसमें 41 आएगा। 1 एंड 2 आर क्या होंगे, 1 एंड 2 आर, 1 एंड 2 को अगर एक्स वाई सेम है तो क्या मैं पीआई बोल दूं, पोजीशन आइसोमर, है ना। वैसे भी दिख रहा है कि फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन 1 से 2 पे ले जाया गया है, तो पोजीशन आइसोमर होंगे। 1 और 3 के बारे में समझो, फर्स्ट एंड लास्ट वाले में समझो, फर्स्ट एंड 1 एंड 3 में क्या ख्याल है आपके, तो 1 एंड 3 में सर एक्स वाई डिफरेंट है तो सी आई बोल दिया। वैसे भी दिख रहा है कि 5 कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का चेन है, चेन आइसोमर हो गया। 2 एंड 3 के बारे में समझो, ये दोनों डिफरेंट है तो चेन आइसोमर हो जाता है। दिख रहा है एक में 5 कार्बन एक में 4 कार्बन है, 2 एंड 3 में। ये तो हो गया कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था। अब देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, क्या ये फंक्शनल आइसोमर होंगे या नहीं होंगे, तो यहां पे लिखो नोट, यहां पे लिखो नोट, और आंखें खोलेगा थोड़ा ये नोट आपका कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल ये सेम होते हैं बेटा, दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आर हैव सेम प्रॉपर्टीज, हैव सेम प्रॉपर्टीज, अल्कोहल की ही प्रॉपर्टी दिखाता है, सेम प्रॉपर्टीज, देयरफॉर दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर। देयरफॉर ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर, इसीलिए बच्चे ये फंक्शनल आइसोमर नहीं है, देयरफॉर दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल हैव सेम प्रॉपर्टीज, देयरफॉर दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर। नोट काम आया, नोट काम आया एकदम बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो नोट इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल हैव सेम प्रॉपर्टीज एंड देयरफॉर दे हैव सेम प्रॉपर्टीज, देयरफॉर दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर। ये आपके पास नोट आ चुका है, एकदम बढ़िया। अब ये फंक्शनल आइसोमर नहीं होंगे, वो जो हमने लिखाया था, आप सब लोगों का आंसर था -1 है, गलत आंसर आप लोगों का। नोट लिख लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए, 5 स्टार 7 स्टार जितने आप देना चाहते हैं दे दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, देयरफॉर सिंपली लिख लो, अगर मान लो ये सब ताम झाम नहीं चाहिए तो ये सब हटा के सीधे लिख लो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर, खत्म। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन होता है वो फंक्शनल आइसोमर होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड फंक्शनल आइसोमर होते हैं। अल्कोहल सबके सेम होते हैं, इसलिए ये फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा। हुआ क्लियर, क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, इसीलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर क्वेश्चन ये भी करो, क्या ये फंक्शनल आइसोमर है या नहीं है, ये क्वेश्चन करो। 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है, 1 एंड 3 में क्या रिलेशन है, 2 एंड 3 में क्या रिलेशन है। 1 2 फंक्शनल है, चेन है, पोजीशन है, क्या है, फंक्शनल है, चेन है, पोजीशन है, क्या है। हाँ 1 डिग्री अमीन है बेटा, ये NH2 लगा हुआ है ना, 1 डिग्री अमीन है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहां नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ गया इसलिए 2 डिग्री अमीन हो गया, यहां नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ गया तो 3 डिग्री अमीन हो गया। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन आर फंक्शनल आइसोमर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आर नॉट फंक्शनल आइसोमर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन आर फंक्शनल आइसोमर। जिस इस क्वेश्चन को करेंगे आप, क्या ये फंक्शनल आइसोमर है या नहीं है। इसको मान लो 1 2 3 4 5 मान लो, तो चलो एक एक करके 1 2 क्या है, 1 3 क्या है, 1 4 क्या है, 1 5 क्या है, 2 3 क्या है, 2 4 क्या है, 2 5 क्या है, 3 4 क्या है, 3 5 क्या है, और 4 5 क्या है। टेल मी कि सबसे फंक्शनल आइसोमर्स क्या है, सबके बताओ। 1 2 क्या है, 1 3 क्या है, 1 4 क्या है, 1 5 क्या है, जल्दी जल्दी बता दो। तो 1 एंड 2 आर, ध्यान से देखना बेटा,
ये एल्काइन है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है। देखो नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सेम, गिवन दैट मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए। आइसोमर्स तो तभी होगा जब मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ठीक है। अब इसमें मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट आप देखो यहां पे 2 डबल बॉन्ड, ये क्या है, दोनों 2 डबल बॉन्ड, तो फंक्शनल आइसोमर है, दे आर फंक्शनल आइसोमर, Fi 1 and 2 Fi आ रहा है सब लोगों का। चलो 1 and 3 में एक बार चेक करते हैं, कम ऑन, सब लोगों का फोकस यहां आ जाए। यहां पे भी देखोगे जितने कार्बन है उतने ही कार्बन यहां भी है, 5 और 5, जितने हाइड्रोजन है उतने ही हाइड्रोजन यहां भी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन एल्काइन और डाइईन है, एल्काइन एंड डाइईन आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो 1 and 3 सब लोगों का आंसर सही दिख रहा है मुझे कमेंट में, आगे बढ़ जाइए। 1 and 4 का आंसर पहले आप फिर मैं करूंगा। 1 and 4 पहले आप, सेम प्रॉपर्टीज रहा तो फंक्शनल नहीं होगा, यस, सेम प्रॉपर्टीज रहा तो फंक्शनल नहीं होगा, सेम प्रॉपर्टी रहा तो आइसोमर ही नहीं होगा, ठीक है। वन एंड 4 के बारे में देखोगे, यहां पे आ जाओ। 1 and 4 क्या है, ये भी डाइईन है, ये भी डाइईन है, बट अगर आप देख पा रहे हैं तो पोजीशन दोनों की अलग अलग है। यहां 3 कार्बन के बीच में, यहां पे 1 and 2 पे पाई, एक सेकंड, 1 और 2 पे पाई बॉन्ड है, या 1 और 3 पे पाई बॉन्ड है, तो पोजीशन चेंज होने की वजह से फर्स्ट एंड द फोर्थ में पीआई हो जाएगा पोजीशन आइसोमर। क्या ये सही है? 1 and 4 इज पोजीशन आइसोमर, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। 1 and 5 में आ जाओ, लास्ट फर्स्ट, क्या हो रहा है, 1 and 5 में आ जाओ। 1 and 5 में पोजीशन आइसोमर है क्या? हाँ, यहां 1 2 पे पाई बॉन्ड है, यहां पे 1 4 पे पाई बॉन्ड है, एंड दे आर पोजीशन आइसोमर है क्या? जल्दी से बता दो, 1 and 5 में पोजीशन आइसोमर है क्या? 1 1 1, गलत। बहुत बढ़िया। अगर आपके पास पोजीशन आइसोमर हो रहा है, मैं यही तो चाहता था कि आप लिख लो, थोड़ा समय दे देता हूं, थोड़ा लिख लो पोजीशन आइसोमर। -1 बेटा, -1, -1। रीजन आ जाओ, पोजीशन आइसोमर ये शो नहीं करेगा। अरे दादा इधर आओ, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना, एक्स वाई निकाल दिया करो, हर बार एक्स वाई निकाल दिया करो। तो सर यहां पे एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, वाई की वैल्यू 0 आ रही है, ये गलती क्यों हुई? एक्स वाई नहीं निकाला। एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, वाई की वैल्यू 0 आ रही है, ओके। एक्स की वैल्यू 4 आ रही है, वाई की वैल्यू 1 आ रही है, ओके भाई। एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, वाई की वैल्यू 0 आ रही है, एक्स की वैल्यू 4 आ रही है, वाई की वैल्यू 1 आ रही है। अब आ जाओ सर, देखो जरा गौर से, देखो जरा गौर से। सर 1 and 5 में एक्स वाई डिफरेंट है, और अगर एक्स वाई ही डिफरेंट है तो वो चेन आइसोमर बोला जाएगा। देखो ना, दोनों में डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, तो चेन पहले बोला जाएगा, पोजीशन बाद में आता है। चेन को पहले प्रायोरिटी मिलती है, फिर पोजीशन बोलते हैं। चेन को पहले प्रायोरिटी देते हैं, फिर पोजीशन बोलते हैं। आइए, अब आपका सवाल होगा सर 1 और 3 में क्यों नहीं हुआ? 1 और 3 में क्यों नहीं हुआ? तो सर सबसे पहले देखेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर भी लिख लेता हूं। फंक्शनल आइसोमर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, फिर चेन आइसोमर है, और फिर पोजीशन आइसोमर है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर हमने बता दी कि फंक्शनल आइसोमर को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर चेन आइसोमर, और फिर पोजीशन आइसोमर। अब देखो जरा करके, 1 और 2 में सर ये दोनों ही क्या है? पोजीशन आइसोमर है और फंक्शनल आइसोमर भी है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं 1 और 2 में पोजीशन भी है और फंक्शनल भी है। प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फंक्शनल। 1 और 3 में फंक्शनल भी है और चेन भी है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फंक्शनल। 1 और 4 में पोजीशन भी है, फंक्शनल भी है, पोजीशन भी है और फंक्शनल नहीं है, दोनों में सेम है, पोजीशन ही है केवल। 1 और 4 में केवल पोजीशन है, फंक्शनल नहीं है, ठीक है भाई, तो इसलिए पोजीशन लिख दिया। 1 और 5 में चेन भी है और पोजीशन भी है, तो चेन और पोजीशन में किसको मिलेगा? चेन आइसोमर को प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहां पे आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर दी, और जिस तरह से आपके पास मिक्स क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया? बोलो एकदम मजा आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ 2 3 में, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 3 की बात करोगे, यहां पे तो सब देखो, चेन आइसोमर भी है, डिफरेंट होने की वजह से चेन आइसोमर भी है, और चेन आइसोमर ही है। बस देखो भाई, दोनों में एल्काइन है, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, यानी कि चेन आइसोमर ही है। CI इज द आंसर। बहुत ज्यादा बढ़िया। 2 4 में सर सेम होने की वजह से पोजीशन तो है ही, क्या फंक्शनल ग्रुप भी है? हाँ।
एल्काइन एंड डाइईन आर फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन भी है फंक्शनल भी है। 2-4 में क्या लिखोगे? पोजीशन भी है फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी दे दोगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोल दोगे। बढ़िया, चलिए पीआई भी है एफआई भी है, बट प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से एफआई आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या बचा? 2-5, ये 2 ये 5। अब बताओ सर ये दोनों डिफरेंट है एक्स वाई चेन आइसोमर, दोनों डिफरेंट है एक्स वाई चेन आइसोमर, एकदम बढ़िया। चेन भी है फंक्शनल भी है, अल्काइन एंड डाइईन, चेन भी है फंक्शनल भी है, प्रायोरिटी के हिसाब से आंसर क्या आएगा? चेन भी है फंक्शनल भी है। 2-5 में बेटा प्रायोरिटी के हिसाब से एफआई इज द आंसर, एकदम बढ़िया है कि नहीं? 2-5 में एफआई इज द आंसर, बढ़िया बढ़िया धमाकेदार। 3-4 में कर दो, 3-4 में कर दो, आ जाओ 3 और 4 में करो। तो सर डिफरेंट सेम है, पोजीशन है, एक्स वाई सेम है तो पोजीशन है और फंक्शनल भी है, तो पोजीशन आइसोमर भी है फंक्शनल आइसोमर भी है, प्रायोरिटी के हिसाब से फंक्शनल आइसोमर इज द आंसर, प्रायोरिटी के हिसाब से फंक्शनल आइसोमर इज द आंसर। 3-4 प्रायोरिटी के हिसाब से 3-4 इज द आंसर, बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया। अच्छा 3-5 का क्या होगा भाई? 3-5 का क्या होगा? तो सर ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे देखोगे तो पोजीशन भी है और फंक्शनल भी है, पोजीशन और फंक्शनल में प्रायोरिटी के हिसाब से एफ आई फंक्शनल इज द आंसर। 4-5 द लास्ट क्वेश्चन, 4-5 द लास्ट क्वेश्चन। इन दोनों में सॉरी चेन भी है, डिफरेंट होने की वजह से चेन भी है और चेन ही है चेन ही है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है तो चेन ही है, देयरफॉर इट इज ओनली एंड ओनली सीआई। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे हो, प्रायोरिटी ऑर्डर विल डिसाइड योर आंसर। अगर एक ही आइसोमरिज्म आ रहा है तो वही आंसर है, अगर एक से ज्यादा आ रहे हैं तो प्रायोरिटी विल डिसाइड योर आंसर। चमचम चमक गया क्या? एकदम बढ़िया हो गया क्या? चैट सेक्शन एक बार थोड़ा लाल हो जाए, बहुत दिन हो गए यार, चैट सेक्शन लाल हो जाए तो मजा आए। क्वेश्चन लाल नहीं लिखना है, तुम्हारा नाम नहीं लिखना उसमें, लाल होना चाहिए। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब मजा तो यहां आएगा। 1 2 3 4 में आंसर बताइए। चलो 1 2 3 4 में आंसर दो यार, ये पेड़ बहुत दिन से यहीं पड़ा हुआ है। ये पेड़ आपने देखा है? हैव यू सीन दिस? ये हमारे उधर मिला था ऑफिस के अंदर, संकल्प भारत इस पे लिखा भी होगा, देखो ये रहा। तो ये मैं इधर ही डेस्क पे लाके रख दिया, इसमें किसी ने प्लास्टिक का वो भी लगा रखा है फूल, बहुत बढ़िया, गुड। और पानी में डालता रहता हूँ, ये बॉटल से ना जिस पानी से पीता हूँ उसमें पानी डालता रहता हूँ, एक बगल से घास भी उग रखा है इसमें, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखो कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनको ना सूर्य की रोशनी चाहिए ना बहुत कुछ चाहिए, अपने आप उग रहे हैं बेचारे, मस्त हरा भरा है, बहुत बढ़िया। और ऐसे पीसफुल लगता है ना, दिस इज अ सिंबल ऑफ पीस, पीसफुल लगता है, बड़ा अच्छा, नाइस नाइस। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तुम बहुत ज्यादा बॉटनी पढ़ते हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये खा गया, हैव यू सीन? इसके नीचे मैंने रखा हुआ था, ये कागज पे रखा हुआ था और ये भाई सड़ गया, कैन यू सी? ये इसका मिट्टी बन गया, अमेजिंग अमेजिंग, गुड थिंग। क्या बोलते हैं इसको? बहुत बढ़िया। गर्म पानी नहीं डालते हैं, ठंडा पानी डालते हैं इसमें, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अच्छा जी, तो उसके अंदर मिट्टी था तो उसको वो मिट्टी से उसको लेना चाहिए था, उसने कागज को क्यों खाया? पेडिगोजेनेसिस, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय, पेडिजेनेसिस, पता नहीं, अब तो कुछ भी बोलोगे, मुझे पता ही नहीं है तो सही ही होगा। पेपर इज सेल्यूलोज, ये मैं पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल में। आ जाओ नीचे, नीचे कहां क्वेश्चन पे। तो भाई 1 2 3 4 में 1 और 2 में क्या आंसर आएगा? 1 और 2 में क्या आंसर आएगा? 2 और 3 में क्या आंसर आएगा? एक एक करके 1 2 1 3 1 4, 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4 एंड 3 4। आइए एक एक करके ध्यान से देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 1 2 में ये रहा, 1 3 में ये रहा, 1 4 में ये रहा, 2 3 में ये रहा, 2 4 में ये रहा, 3 4 में ये रहा। आ जाओ 1 और 2 में
देख रहा होगा sp3 कार्बन से OH जुड़ा है, दैट मींस फर्स्ट वाला अल्कोहल है। sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरा वाला आपके सामने फिनॉल है। ये बाईवैलेंट ऑक्सीजन लगा हुआ है, ईथर है सर यहां पे फंक्शनल ग्रुप। और ये फिर से बेटा आपको देखोगे तो ये फिनॉल ही है, फिनॉल ही है। फिर भी मैं रिकमेंड करता हूं XY तो निकाल लिया कीजिए। XY का मतलब हो गया, X का मतलब पैरेंट चेन में 6 कार्बन है और कार्बन वाले साइड चेन में 1 है। कार्बन वाला साइड चेन यहां 1 है। यहां पे अगर आप XY निकालेंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी 6 पैरेंट चेन और Y की वैल्यू देखो फिर से 1 आ रही है, एक कार्बन वाला साइड चेन है। X में कार्बन 6 हो जाएगा और साइड चेन वाला आपके सामने बेटा ध्यान दे दो, साइड चेन वाले है ही नहीं भाई, साइड चेन वाले ले 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 0 हो जाएगा, कार्बन वाले साइड चेन है ही नहीं। X की वैल्यू आपके सामने क्या है सर, आपके सामने 6 है और Y की वैल्यू आपके सामने सर 1 है। आ जाओ 1 इन 2 में 61 इन 61 है। 1 इन 2 में दोनों ही पोजीशन आइसोमर है बट साथ में फंक्शनल आइसोमर भी है। प्रायोरिटी किसको दोगे, फंक्शनल आइसोमर की है। पोजीशन भी है, फंक्शनल भी है, प्रायोरिटी ऑर्डर से आंसर आ जाएगा। बढ़िया, चैट प्राइवेट ही है मेरी तरफ से, आगे बढ़िए। 1 इन 3 की बात करते हैं। सर देखो दोनों डिफरेंट है, ओके, इसका मतलब वो चेन आइसोमर भी है और पोजीशन आइसोमर भी, फंक्शनल आइसोमर भी है। तो चेन और फंक्शनल में प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द फंक्शन। नीचे आइए, 1 और 4 में एक दोनों में पोजीशन आइसोमर भी है XY के हिसाब से और फंक्शनल आइसोमर भी है, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द फंक्शनल आइसोमर। 2 एंड 3 में सर चेन आइसोमर भी है और आपके सामने सर पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर भी है और आपके सामने फंक्शनल आइसोमर भी है, तो फंक्शनल आइसोमर। 2 एंड 4 में ध्यान दीजिए दोनों ही फिनॉल हैं, मतलब फंक्शनल आइसोमर नहीं है, पोजीशन आइसोमर होगा। 2 एंड 4 विल बी PI, ये चमका कि नहीं चमका? 2 एंड 4 विल बी PI, ये चमका कि नहीं चमका? दोनों ही फिनॉल हैं, फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकते। बोथ आर फिनॉल, ये फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकते। बढ़िया। 3 एंड 4 में क्या होगा, ये ईथर होगा, ये फिनॉल होगा। तो 3 एंड 4 में एक ईथर है, एक फिनॉल है, दे आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। एकदम बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं? बोलो हाँ या ना। तो दिस इज द क्वेश्चन। चमक गई, बढ़िया, कैसन बा? अच्छा, जब ऐसा आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेटामर क्या होता है। आइए, तो आपको मैंने फंक्शनल आइसोमर वाला भी क्वेश्चन करा दिया। आइए, मेटामर कब क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, मेटामर और रिंग चेन आइसोमर। तो मेटामर क्या होता है? ऐसा आइसोमर जिसमें पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ऐसा आइसोमर, देखो आइसोमर है तो सबसे पहले कंडीशन लिख दो कि सेम मोलिकुलर फार्मूला होगा भाई, इसमें नो डाउट सेम मोलिकुलर फार्मूला होगा। ओके सर, मेटामर के बाद अब आप दूसरे में आओगे, सेम मोलिकुलर फार्मूला के बाद, मेटामर के बाद देखो यहां पे बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना, या फिर सीधा लिखो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड बेटा आपके सामने डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आपके सामने आएगा। आइए देखते हैं मेटामर में। अब इसका क्या मतलब है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप? तो सबसे पहले ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। बाईवैलेंट यानी कि एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा हूं। बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप को एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लो ईथर। ईथर एक बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, अभी अभी देखा है, दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक। जैसे मान लो बेटा आपके सामने एस्टर। एस्टर भी आपके सामने बच्चों बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, अभी अभी बताया था। दिस इज योर एस्टर इज बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। आपने पढ़ा था उसमें आईयूपीएससी चैप्टर के अंदर एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में भी तो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये देख लो भाई, इसमें भी दोनों तरफ कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ईथर भी बाईवैलेंट है, एस्टर भी बाईवैलेंट है, ये भी, ठीक है। ईथर बोल दिया तो थायो ईथर, ये भी तो होगा। ईथर बोल दो तो थायो ईथर इज ऑल्सो अ पॉलीवैलेंट बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में अगर दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है तो इट इज मेटामर।
मान लो इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, और दूसरा एक स्ट्रक्चर है जिसमें इधर 3 कार्बन, इधर 4 कार्बन है। तो अगर बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में दो कंपाउंड्स के अंदर अलग अलग कार्बन हो, इट इज मेटामर। ठीक है? हां, कीटोन इज ऑल्सो अ, बिल्कुल सही बोला आपने। और बताओ, कीटोन इज ऑल्सो अ बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और कोई बाई होगा या पॉली होगा? अरे भाई, पॉली होना चाहिए बट बाई होता है। आपके सारे क्वेश्चन बाई वाले में होंगे। ठीक है? क्लियर? हाँ, 2 डिग्री अमाइन बिल्कुल सही है, 3 डिग्री अमाइन, ये सब क्या है? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब एक काम करिए, चलिए बाईवैलेंट के अराउंड यहां पे लिख लीजिए, एकदम प्रिसाइजली करेक्ट होने के लिए यहां पे पॉलीवैलेंट। बाईवैलेंट में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बुकिश डिफिनेशन पे जाइए तो पॉलीवैलेंट है। पॉलीवैलेंट का मतलब हो गया एक से ज्यादा वैलेंसी, पॉलीवैलेंट ज्यादा वैलेंसी। अच्छा, जैसे 2 डिग्री अमाइन की बात करो, 2 डिग्री अमाइन में भी अब देखोगे NH के साथ 2 कार्बन एक तरफ से जुड़ा होता है, दिस इज ऑल्सो पॉलीवैलेंट। अगर हम बोलो 3 डिग्री अमाइन, तो ये भी आपके सामने क्या हो जाएगा सर? पॉलीवैलेंट। देखो 2 के बजाय 3 जगह से जुड़ा होता है। जैसे 2 डिग्री अमाइड की बात करोगे, अमाइड, तो वो भी हो जाएगा C डबल बॉन्ड ONH। देखो इधर से भी जुड़ा होता है, इधर से भी जुड़ा होता है। 3 डिग्री अमाइड की बात करोगे तो ये भी पॉलीवैलेंट होता है, C डबल बॉन्ड ON, इधर भी और इधर भी। तो दोनों तीनों तरफ से बेटा कार्बन जुड़े होते हैं। तो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, दिस इज योर मेटामर। डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, दिस इज योर मेटामर। एकदम बढ़िया। मेटामर से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मेटामर से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया एकदम। चलिए अब देख लो यहां पे, जैसे मान लो क्या ये मेटामर शो करेंगे नहीं करेंगे? विल इट शो मेटामर और नॉट? क्या ये दोनों कंपाउंड्स मेटामर शो करेंगे या नहीं करेंगे? तो देखो, सबसे पहले मेटामर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन इज MF सेम, वो है जितने कार्बन जितने ऑक्सीजन ऊपर है उतने ही कार्बन उतने ऑक्सीजन नीचे है। दूसरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद, अब देखो यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसके बाद आप आ जाओ कि सर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन तो सेम ही है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये आ जाएंगे आपके पास। डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये हो गए। तो देखो इसमें लेफ्ट में 2 कार्बन है, देखो लेफ्ट में 2 कार्बन, राइट में 2 कार्बन, यहां लेफ्ट में 1 कार्बन, राइट में 3 कार्बन। क्या डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन है दोनों में? या 2 2 1 3 है? तो अगर ये दोनों में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन है, दिस विल बी सिंपली योर मेटामर। अरे बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? कोनो दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आएगा, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए कि ये मेटामर है कि नहीं। चैट प्राइवेट हो जाता तो सही रहता बेटा, प्राइवेट किया तो था, अब कैसे करते हैं तुम्हारे प्राइवेट? लो भाई, तुम्हारी एक तो डिमांड्स इतनी है ना यार, पूरा करते करते इंसान। यहां आ जाओ जरा, ठीक बा, यहां ये सर इधर 1 कार्बन इधर 2 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। यहां आइए 2 कार्बन 1 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर नंबर ऑफ कार्बन अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो क्या इसी को हम मेटामर कहते हैं? अगर नंबर ऑफ कार्बन अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, दिस इज नोन एज मेटामर। यहां आइए, नंबर ऑफ कार्बन इधर भी 2 इधर भी 2, अरे बोलो बेटा। नंबर ऑफ कार्बन बेटा इधर 1 इधर 3, अरे बोलो बेटा। नंबर ऑफ कार्बन अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, दिस इज मेटामर। नंबर ऑफ कार्बन अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट एंड इसी को हम मेटामर कहते हैं। और ये मेटामर नहीं है गधेड़ो, दूसरा वाला मेटामर नहीं है। अरे सेम ही तो हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन सेम ही है। हाय, इट इज आइडेंटिकल इफ यू सी, इसको पलट दो, इसको पलट दो, इट इज आइडेंटिकल इफ यू सी। तो ये मेटामर नहीं है, भावनाओं में नहीं बहना है और बहते बहते गलत नहीं कर देना है। ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज नॉट मेटामर, दिस इज मेट। देखो यहाँ पे 2 2 है, यहां 1 3 है, दोनों साइड नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए। यहां पे नंबर सेम है, देखो नंबर सेम हो रहे, तो देयरफॉर इट इज नॉट मेटामर। समझ में आ गया? क्लियर? ये मेटामर नहीं है। देखो
इधर क्या है, लेफ्ट में 1 कार्बन, इधर राइट में 1 कार्बन, इधर राइट में 2 कार्बन, इधर लेफ्ट में 2 कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, 1 3 2 4 ऐसे, 2 1 2 3 मेटामर। जैसे क्या ये दोनों क्वेश्चन आपस में मेटामर है या नहीं? आर द टू क्वेश्चंस मेटामर और नॉट? तो देखो बाई इधर जाओगे 1 2 3 कार्बन है और राइट में 1 कार्बन है, इधर जाओ सर, इधर राइट लेफ्ट में 1 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। अरे 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 बेटा, ये मेटामर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझाया? ये मेटामर नहीं है जी। लेफ्ट में 3 राइट में, वहां यहां लेफ्ट में 3 है, वहां राइट में 3 है, लेफ्ट में 1 है भैया, राइट में 1 है, तो ये मेटामर नहीं है भाई। सब बुझाया कि नहीं बुझाया? दिस इज नॉट मेटामर। यहां ये इधर आएंगे, कीटोन है ना, 1 2 3 कार्बन लेफ्ट में, राइट में 1 कार्बन, इधर जाएंगे लेफ्ट में 1 कार्बन, राइट में 1 2 3 कार्बन। अरे बेटा, अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो तो ही मेटामर होगा, ये मेटामर नहीं होगा भैया। क्यों? लेफ्ट और राइट में डिफरेंट कार्बन नहीं है। बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझाया कि बुझा गया? बुझाना नहीं चाहिए, समझ में आना चाहिए। कौन सा गलत हो गया है आपका? ये दोनों, अरे देखियो ना, 3 1 3 1 3 1 1 3 ऐसे वाले मेटामर नहीं होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन इंटायरली डिफरेंट होना चाहिए। अगर उधर 3 है तो इधर 4 होगा, उधर 2 है तो इधर 1 हो जाए, इधर 5 है तो इधर 3 हो जाए, ऐसा होना चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर जैसे जैसे आगे जाएंगे बताते जाएंगे, आगे बढ़िए। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अगर बताइए मेटामर है कि नहीं है? तो सर ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है, इधर 1 कार्बन 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर भी। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ बेटे 2 कार्बन हैं। आइए, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के 1 कार्बन इधर और 3 कार्बन इधर। वाह 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 वाह। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में 2 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 3 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। नंबर ऑफ कार्बन अगर डिफरेंट है तो इसको हम मेटामर कहते हैं। नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है तो हम इसको मेटामर कहते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? इट विल शो मेटामर। बहुत बढ़िया। यहां आइए जरा, यहां आइए। लेफ्ट में क्या है सर आपके सामने? बेंजीन यानी कि पीएच। राइट में आपके सामने क्या है सर? साइक्लोहेक्सेन। क्या ये मेटामर है? क्या ये मेटामर है जी? नहीं ना। यहां लेफ्ट में साइक्लोहेक्सेन है और राइट में बेंजीन है। सर उसी को पलट के इसको 180 डिग्री घुमा दो, सेम हो जाएगा। इसको 180 डिग्री घुमा दो, सेम हो जाएगा। इट इज नॉट मेटामर। आइडेंटिकल कंपाउंड है, दोनों सेम है भैया। मेटामर है क्या? नहीं है ना, मेटामर नहीं है ना भाई। दिस इज नॉट मेटामर। इट इज नॉट मेटामर। बहुत बढ़िया। 180 डिग्री घुमाने पे सेम मिल जा रहा है, आइडेंटिकल है। देखिए 180 डिग्री घुमाने पर सेम मिल जाए तो आइडेंटिकल हो जाते हैं। यहां आइए, ये दोनों सेम ही तो थे, ये दोनों सेम ही तो थे। 180 डिग्री घुमाने, जल्दी से करके बताइएगा, क्या ये मेटामर है क्या? ए जी बताइए ना, ये मेटामर है क्या? नहीं ना। 180 डिग्री घुमाने पे ऐसे ही दिख रहा होगा आपको, है ना? जैसे ये देखो, ये बताया था अभी, यही तो बताया था साइक्लोहेक्सेन बेंजीन वाला। ये देखिए जरा, क्या ये मेटामर है कि नहीं हुआ? सही है कि नहीं सही है? आहा, मेटामर है। हाँ, दिस इज मेटामर। ए जी ये सब मेटामर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे मेटामर है जरा बता देते हैं। आइए सर, ये मेटामर कैसे है? सी डबल बॉन्ड ओ से यहां बेंजीन जुड़ा है। यहां जो लेफ्ट हैंड साइड में बेंजीन जो जुड़ा है बेटा, वो बेंजीन बच्चों सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा है। और वहां बेटा जो बेंजीन जुड़ा है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से बेंजीन जुड़ा हुआ है। वाह वाह, तो ये मेटामर है। यहां जो बेंजीन है वो सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा है सर, और वहां जो बेंजीन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। दोनों डिफरेंट है। यहां जो साइक्लोहेक्सेन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है। समझ में आ रहा है ना जी? यहां जो साइक्लोहेक्सेन है वो सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा है। दोनों डिफरेंट है ना। अगर दोनों डिफरेंट है तो मेटामर हो गए ना। 180 डिग्री पलटने से सेम नहीं आ रहा है ना।
इट विल शो मेटामर। एंड इसमें बताइए सर, लेफ्ट में आजू में 2 कार्बन, बाजू में 2 कार्बन, आजू बाजू डिफरेंट होना चाहिए। यहां बेटा 1 कार्बन, यहां बेटा 3 कार्बन। ओहो, नंबर ऑफ कार्बन ऑन बोथ द साइड आर डिफरेंट एंड देयरफॉर इट इज मेटामर। अरे बोलो बेटा, नंबर ऑफ कार्बन ऑन बोथ द साइड्स इन द पॉलीवैलेंट कार्बन इज डिफरेंट एंड देयरफॉर इट इज नोन एज मेटामर। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? एकदम बढ़िया हो गया है। आगे रिंग चेन आइसोमर, आरसीबी के फैन है क्या आप लोग? है ना, बहुत सारे, विराट कोहली की वजह से हैं सब लोग। हाँ ऐसे चलिए, आरसीबी में क्रिस गेल की वजह से भी होंगे। हाँ नो डाउट, नो डाउट क्रिस गेल की वजह से भी होंगे। ठीक है भाई, रिंग चेन आइसोमर में भाई आइसोमर है तो सबसे पहला कंडीशन जो है वो है मोलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम रखना पड़ेगा। मोलिक्यूलर फॉर्मूला बेटे सेम रखना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आइसोमर है तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अच्छा, लेकिन वन स्ट्रक्चर इज रिंग, वन स्ट्रक्चर इज इन रिंग फॉर्म। वन स्ट्रक्चर बेटा आपके पास रिंग फॉर्म है, वन स्ट्रक्चर इज इन रिंग फॉर्म एंड अदर स्ट्रक्चर इज ओपन चेन। वन स्ट्रक्चर इज इन रिंग फॉर्म एंड अदर स्ट्रक्चर इज ओपन चेन। एक स्ट्रक्चर आपका रिंग फॉर्म में है और दूसरा स्ट्रक्चर बेटा आपके पास ओपन चेन में है। कौन हो दिक्कत? वन स्ट्रक्चर इज इन रिंग फॉर्म एंड अदर स्ट्रक्चर इज इन ओपन चेन। अरे बोल बेटा, ठीक है ना, इसी को कहते हैं रिंग चेन आइसोमर। एक स्ट्रक्चर आपका रिंग फॉर्म में होना चाहिए और बाकी का स्ट्रक्चर आपका ओपन चेन में होना चाहिए। बोल दो एकदम बढ़िया से, वन स्ट्रक्चर इज इन रिंग फॉर्म, अदर स्ट्रक्चर इज इन ओपन चेन। अरे बोलो दादा एकदम सही है क्या? ध्यान रखना, रिंग चेन आइसोमर में ये इकलौता ऐसा आइसोमेरिज्म है, बोथ स्ट्रक्चर शुड हैव सेम डीयू। भाई एक स्ट्रक्चर आपका रिंग है और दूसरा स्ट्रक्चर आपका ओपन चेन है, पर ध्यान रखेंगे बोथ स्ट्रक्चर शुड हैव सेम डीयू। दोनों ही स्ट्रक्चर के पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या जिसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वो सेम होने चाहिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या जिसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वो सेम होने चाहिए। एकदम बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? जल्दी बता दो। DU is same. One structure should have same DU. One structure should have same DU. Both the structure, not one. One should be open chain and one should be closed chain. जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं। जैसे मान लो आपके पास ये है 3 कार्बन का एक चेन जिसमें एक डबल बॉन्ड है। बढ़िया, अब 3 कार्बन का एक चेन है जिसमें डबल बॉन्ड है और मैं ये बना देता हूं, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। काउंट कर लीजिए, जितने कार्बन लेफ्ट में उतने ही राइट में, जितने कार्बन लेफ्ट में उतने ही राइट में, जितने हाइड्रोजन लेफ्ट में उतने ही राइट में। बट एक ओपन चेन है और एक रिंग है, तो इसको हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमर। एक ओपन चेन है और रिंग है, इसको कहते हैं रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, दोनों में डीयू सेम है, पाई बॉन्ड एक डीयू, रिंग एक डीयू। मान लीजिए बेटा आपके पास ये रहा और ये रहा 4 कार्बन का, अगर दोनों का डीयू सेम है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डीयू सेम है, एक रिंग एक ओपन चेन है, इट इज रिंग चेन आइसोमर। मान लीजिए बेटा आपके सामने कुछ ऐसा रख दिया गया, तो सर 2 डीयू है, तो यहां भी आपके सामने 2 डीयू लाने के लिए ये करना पड़ेगा, दिस इज रिंग चेन आइसोमर। अगर आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पहला वाला ओपन चेन है, दूसरा वाला रिंग है, और ये देखते ही पहचान में आता है, देखते ही पहचान में आ जाता है, डीयू दोनों का सेम होना चाहिए, देन इट विल शो रिंग चेन आइसोमर, अदरवाइज वो आइसोमर ही नहीं होगा। अगर डीयू सेम नहीं है और अगर एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन है तो वो आइसोमर ही नहीं होगा। ठीक है ना, डीयू सेम नहीं हुआ तो डीयू सेम होना ही पड़ेगा, डीयू सेम होना ही पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। आगे बढ़े। ऐसा तो सर पाई एंड सीएल में भी था, ऐसा पाई एंड सीएल में था, मतलब तुम्हारे, चलो यहां पे आओ, तुम्हारे दिमाग से नहीं चलते, यहां आओ। 1 2 3 क्वेश्चन है, मुझे बताइए 1 एंड 2 में क्या वो है, कौन सा आइसोमर है? 1 एंड 3 कौन सा आइसोमर है? 2 एंड 3 कौन सा आइसोमर है? तुम जो हो ना एकदम गधेड़े हो भाई। मैंने बोला था ना आपको, 10-12 गधों का समूह जब मरा होगा ना भाई, आप लोग को भगवान ने स्पेशल भेजा है कि जाओ भाई कमी पूरी करो। सेकंड में मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है भाई। अगर मान लो ये कह रहे हैं सेकंड वाली को आप ये भी तो बना सकते थे, आपने ये क्यों नहीं बनाया? अरे ये भी होगा भाई,
है ना, ये तीनों आपस में आरसीआई है। ठीक बा, ठीक बा, कोनो दिक्कत तो नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं ना, अरे बोलिए भाई। चलिए नेक्स्ट, 1 एंड 2 में क्या आंसर होगा? 1 एंड 2 में क्या होगा सर? सबसे पहले मैं 1 एंड 2 में देख रहा हूं 1 2 3 4 कार्बन है एल्डिहाइड में लाके, 1 2 3 4 कार्बन है कीटोन में लाके। इसका मतलब मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो भैया सेम आ रहा है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन दिख रहा है। एल्डिहाइड और कीटोन ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन बेटा और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया। 1 एंड 3 में देखो, एक एल्डिहाइड है अच्छा और एक ईथर है, एक एल्डिहाइड है और एक ईथर है। जरा ध्यान से देखना, फर्स्ट एंड थर्ड फंक्शनल ग्रुप, ला 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 ला, ठीक है। अब देखोगे सबसे पहले फंक्शनल आइसोमर, फिर चेन आइसोमर, फिर पोजीशन आइसोमर, फिर रिंग चेन आइसोमर और फिर मेटामर। सबसे लास्ट प्रायोरिटी मेटामर को मिल जाएगी। आ जाइए, ये प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया सारे का सारा। स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया। टॉटोमर इज अ डिफरेंट टॉपिक, वो हम इसके बाद ही पढ़ेंगे। बट यहां ये तो सर देखो 1 एंड 3, 1 एंड 3 में क्या है? क्या ये आइसोमर है कि नहीं है? तो सर 1 एंड 3 में आपके पास ये देखो भैया, मोलिक्यूलर फार्मूला सेम है का? मोलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अरे सर ये रिंग चेन आइसोमर है। देखिए दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, एक रिंग एक ओपन चेन है, दे आर राइस। ये कह रहा आइसोमर ही नहीं है। अरे गधेड़ो, आइसोमर कैसे नहीं है? मोलिक्यूलर फार्मूला 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, 3 2 5 2 7 और एक 8 हाइड्रोजन है, 2 2 4 2 6 और एक 8 हाइड्रोजन है। बेटा आपकी स्क्रीन पर 8 दोनों में कार्बन हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, मोलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो आइसोमर तो होगा। हाँ ये ओपन चेन डिग्री DU1, क्लोज चेन DU1, ओपन चेन क्लोज चेन कौन से आइसोमर? ओपन चेन क्लोज चेन कौन से आइसोमर? रिंग चेन आइसोमर। इसलिए बेटा रिंग चेन आइसोमर हो गया है, FI नहीं होगा। मैंने कभी आपको पढ़ाया था कि एल्डिहाइड और ईथर फंक्शनल ग्रुप है? मैंने ये कभी इस जन्म में आपको बताए हैं कि भाई एल्डिहाइड और ईथर फंक्शनल ग्रुप है? हो ही नहीं सकता। अरे दादा समझ आया नहीं आया? एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल फिन और ईथर फंक्शनल ग्रुप है। ये दोनों अलग अलग है भाई। एल्कोहल फिनोल ईथर को मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन को बताया। यहां एल्डिहाइड और ईथर है, दोनों अलग अलग है, कैसे फंक्शनल ग्रुप होगा? नहीं होगा ना। 2 एंड 3 बताइए, 2 एंड 3 में बताइए। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये मैं बता देता हूं। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमेरिज्म होगा, लेकिन कौन सा? फंक्शनल ग्रुप होगा या चेन होगा या पोजीशन होगा या रिंग चेन होगा या मेटामर होगा? बोलो बेटा। हाँ सर कीटोन और ईथर है, इसको हमने नहीं पढ़ा, ऐसा कोई केस पढ़ा नहीं है, ऐसा कोई केस पढ़ा नहीं है। कीटोन और एल्डिहाइड पढ़ा था, वो तो नहीं है। कीटोन एल्डिहाइड तो नहीं है। हाँ एल्कोहल फिनोल पढ़ा था, ईथर पढ़ा था, वो भी नहीं है। तो सर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ऐसा हमने पढ़ा नहीं है। एक क्लोज चेन ओपन चेन, ओपन चेन क्लोज चेन, ओपन चेन क्लोज चेन, रिंग चेन आइसोमर। ओपन चेन और क्लोज चेन रिंग चेन आइसोमर होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते हैं? दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, दोनों दे रहा होगा। आइए अब ये आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये प्रायोरिटी ऑर्डर भी मैंने लिख दिया, उस हिसाब से आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक जो आपके स्क्रीन पे है भैया वो है टॉटोमर। टॉटोमर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टॉटोमर है विश एंड जेम। आ रहे हैं बेटा, हैप्पी वर्मा जी, हैप्पी रहिए। और हम आ रहे हैं उस पर भी, आपके मन में जो भी डाउट है ना, उससे 10 बैच ज्यादा मैंने पढ़ाया है, तो ये बच्चे पहले ही पूछ चुके होंगे। समय दीजिए, मैं अपने समय पर आपके टॉपिक पर आऊंगा, आपके समय पर आपके टॉपिक पर नहीं आ पाऊंगा। कल अरे देखो ये मुझे पता था जैसे ही नया टॉपिक आएगा सब कल चलाएंगे, लेकिन आपके पास तो आधे घंटे समय बचा है यार, आपके पास तो आधे घंटे समय बचा है। आराम से, लय भारी, ये महाराष्ट्र से आया, बहुत बढ़िया। केमिकल बॉन्डिंग वन शॉट करा दो ना, काल करें सो आज करें। अच्छा ये बताओ, जैसे मैं सोच रहा हूं IOC का, जैसे मैं सोच रहा हूं इनऑर्गेनिक का,
प्लान कर रहा हूं, आपको कैसा लगेगा बताना जरा, मैं आपसे पूछ के करूं इनऑर्गेनिक का कुछ क्या लाया जाए रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए यूट्यूब पे सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है सबसे बेनिफिशियल क्या रहेगा? एक तो रहेगा कि सर आप ना एक एक चैप्टर को वन शॉट करा दो। बेटा वो वन शॉट नहीं होता है, आजकल के वन शॉट का मतलब बदल गया है, पढ़ाते पूरा ही है तो 10 घंटे पढ़ा देते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, ठीक है, वन शॉट। अच्छा, एक तो ये तरीका है वन शॉट चैप्टर। दूसरा तरीका जो होता है कि एनसीईआरटी एसनिप लगा के पढ़ाओ, एनसीईआरटी एसनिप लगा के। और एक तो ये तरीका है कि एनसीईआरटी स्निप पे हाईलाइट कर करके पढ़ा दो, ठीक है। दूसरा एक होता है, मैं निकालता हूं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी गोल्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिमांडेड है, मतलब ये मेरा ऐसा है कि जिसमें से सवाल आ जाते हैं, ठीक है। इसमें टाइम लगता है, मैं 2-3 दिन लगा के एक चैप्टर बनाता हूं, वो एग्जाम से पहले ही बनेगा, माहौल तभी बनता उस समय उसी टाइप का बनेगा, मैं कितना भी कोशिश कर लूं पहले नहीं बन रहा होता वो। तो वन शॉट हो गया, एनसीईआरटी स्निप हो गया, एनसीईआरटी गोल्ड हो गया, और दूसरा हो सकता है, एक और होता है जो इस साल में थोड़ा सा उसको चेंज फॉर्म में लेके आऊंगा। एक होता है बेटा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जो थोड़ा सा चेंज फॉर्म में लेके आऊंगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा चेंज फॉर्म में लेके आऊंगा। बताओ कौन सा है? पूरा आईओसी का बताओ, मतलब एक चैप्टर का नाम बताओ कि केमिकल बॉन्डिंग का ये करा दो, गोल्ड, ये ना गोल्डन क्वेश्चन या गोल्ड क्वेश्चन जिसको आप बोलते हो, गोल्डन बोल दो गोल्ड बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। हाँ, मेरा अभी तक का सबसे जो मैं बच्चे जो लाइक करते हैं मैं बता देता हूं, ये सीरीज और ये सीरीज बहुत ज्यादा बच्चे की डिमांड में रहता है, मतलब बच्चा पढ़े कहीं से सवाल तो यही करेगा, वो उसको ट्रस्ट है अपने ऊपर, तो ये तो मुझे पता है। चलो स्निप प्लस गोल्ड, अच्छा तुम ऐसा नहीं बोल दो 1 2 3 4 ऑल ऑफ दीज, है ना, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक की सर वन शॉट कराओ, ठीक है ना एक। और जैसे आईओसी की बात करो तो 12 दिन 12 डेज में, अगर आप 12 डेज अपने देते हो, 12 डेज चैलेंज करते हो, तो मैं पूरी आईओसी करा सकता हूं 12 डेज में, और बेहतरीन, मतलब कंप्लीट कराऊंगा। आपको पता है मैं अगर लेता हूं, या तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, या तो मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा बेसिक से नीट तक पढ़ाऊंगा, चाहे वो वन शॉट हो चाहे कुछ भी हो। 12 दिन का अगर आपको चैलेंज मिले, क्या आप ये कर पाओगे वन शॉट वाला? सारे ही करा देंगे, हाँ, अच्छा ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो आप लोग तो चलो पढ़ लिए हो तो आपको इसकी कम जरूरत है, बट जो बाहर वाले बच्चे हैं उनको पहले ये देना चाहिए, वन शॉट से उनको पहले पढ़ाओ, उसी में एनसीईआरटी जगह जगह पे स्निप लगाओ, और फिर उनको गोल्ड क्वेश्चन कराओ, फिर एनसीईआरटी के वो दो, ठीक है, ठीक है। अभी बहुत सारे हैं, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, आप नहीं करते हो, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज आप नहीं करते हो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, फिर आ जाओ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज एक साथ ही कर सकते हो आप पूरे चैप्टर के, ऑल ऑफ दिस टॉपिक वाइज। हाँ, हमें सिर्फ गोल्डन क्वेश्चन चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं, प्लान करते हैं, कुछ इसके बारे में सोचते हैं। अभी कल मेरा इसमें बहुत दिमाग लगा है, तो ठीक है, सोचते हैं अभी। चलिए, हाँ, हम टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे थे, बताते हैं आपको। अब जैसे यूट्यूब पे जाओ, जनता अब है नहीं यूट्यूब पे पढ़ने वाली, जनता सबको लगता है कि यार फ्री में क्या ही पढ़ाएंगे सर लोग, चलो एक काम करते हैं, इनको पैसे दे देते हैं, तो जनता आएगी पैसे देके, फ्री में नहीं आएगी, हम बता देते हैं आपको आज लिखवा लो मेरे से, जनता को बोलेंगे एक फ्री लेके आ रहे हैं, आराम से पढ़ो, मस्त सिलेक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनता बोलेगी नहीं नहीं ऐसे कैसे, पैसे देना है मुझे, हाँ पैसे देंगे तभी आएंगे सब, तभी पढ़ेंगे। डीएनएफ ब्लॉक वन शॉट होगा, सब होगा, सब होगा। चलिए, अपने टॉटोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले वो बताओ, झूला झूले हो, झूला झूले हो बेटा, झूला झूले हो आप, कभी ना कभी तो झूला झूले ही होगे, या झूलाए तो जरूर होगे पार्क में जाके, है ना, पीछे से वैसे धक्का मारते हैं और झूला झूलते हैं सब लोग। अच्छा, तो झूला झूलना या झूला झूलाना दोनों ही काम अगर आपने किया है तो टॉटोमेरिज्म यही होता है, स्कूल में किया है, बहुत बढ़िया। टॉटोमेरिज्म बच्चे यही होता है। व्हाट इज टॉटोमेरिज्म? इट इज
टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें हाइड्रोजन झूला झूलता है. व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन झूला झूलता है? इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें हाइड्रोजन ऑसिलेट करता है. व्हाट इज टॉटोमेरिज्म? आइए, it is a type of a structural isomerism. It is a type of a structural isomerism. ठीक है, ये बच्चों आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे लास्ट मैंने लिखा है 6th पार्ट. इट इज अ टाइप ऑफ ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें हाइड्रोजन झूला झूलता है. इसका मतलब क्या हुआ? इन विच हाइड्रोजन ऑसिलेट्स, इन विच जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एटम ऑसिलेट्स. Hydrogen atom oscillates between two atoms. Hydrogen atom oscillates between two atom. Hydrogen atom oscillates between two atoms. अब इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से देखना. It is known as tautomerism. इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? Is known as tautomerism. What is tautomerism? Tautomerism is a structural isomerism in which हाइड्रोजन एटम ऑसिलेट्स बिटवीन टू एटम्स एंड इट इज नोन एज टॉटोमेरिज्म. ध्यान से देखना. एक इट इज ऑल्सो नोन एज कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म. अब ये दोनों वर्ड्स को मैं समझाता हूं, पहले लिख लो. इट इज ऑल्सो नोन एज कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म. कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म. इट इज ऑल्सो नोन एज कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म. अब देखो, ये कीटो क्या है? CH3. फिर आ जाओ, आपके सामने क्या है? C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या है आपके सामने? CH3. दिस इज योर कीटो ग्रुप. कीटो. अब आता हूं, मैं आपको समझाता हूं. ये टॉटोमेरिज्म हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है. ध्यान रखना, बस ध्यान रखना. दो चीजें, सब लोग इधर देखना. टॉटोमेरिज्म के लिए आपको हमेशा अल्फा एच का होना जरूरी है. टॉटोमेरिज्म के पास मस्ट हैव एटलीस्ट वन अल्फा एच. कम से कम एक अल्फा एच तो होना ही चाहिए. मस्ट हैव एटलीस्ट वन अल्फा एच. जैसे यहां यहां पे आप देख पा रहे हैं तो 3 अल्फा एच है. यहां पे आप देख पा रहे हैं तो बेटे 3 अल्फा एच है. एकदम बढ़िया. यहां पे भी आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके सामने 3 अल्फा एच है. मस्ट हैव इस C डबल बॉन्ड O के डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है. 3 अल्फा एच यहां, 3 अल्फा एच यहां. होता क्या है? ध्यान देना. सर, ये जो है अल्फा एच, इसको नंबरिंग देना है 1. ये जो अल्फा एच है बच्चों, इसको नंबरिंग दे दो 1. इसके अगले कार्बन को नंबरिंग दे दो 2, और इसके अगले कार्बन को नंबरिंग दे दो 3. इसको नंबरिंग दे दो 1, इसको नंबरिंग दे दो 2, इसको नंबरिंग दे दो 3. तो 2-3 का बॉन्ड 1-2 में ट्रांसफर करो और 1 का बॉन्ड हाइड्रोजन को दे दो. ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने. दूसरा पार्ट, 2-3 का बॉन्ड 1-2 में ट्रांसफर करो. 2-3 का बॉन्ड 1-2 में, और 1 का हाइड्रोजन 3 पर. 1 का हाइड्रोजन 3 पर. तो 2-3 का बॉन्ड 1-2 में और 1 का हाइड्रोजन 3 पर जब आप करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा. आइए, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म है. अब आने वाला है. ध्यान से सब लोग. 2-3 का बॉन्ड मैंने 1-2 में कर दिया है. प्लीज मेक श्योर यहां से एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, अदरवाइज कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे. अगर मैं ये करूं तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि नहीं, संभव नहीं है. तो कार्बन के 5 बॉन्ड ना हो जाए इसलिए एक हाइड्रोजन हटाया, और 2-3 का बॉन्ड 1-2 में गया, और 1 का हाइड्रोजन बेटे ध्यान दीजिएगा 3 पे जा चुका है. 2-3 का बॉन्ड 1-2 में जा चुका है और 1 का हाइड्रोजन 3 पे जा चुका है. 2-3 का बॉन्ड 1-2 में जा चुका है, 1 का हाइड्रोजन 3 पे जा चुका है. दिस इज योर इनॉल. कीटो हो गया आपके स्क्रीन पे, इनॉल हो गया आपके पास. कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. ये कीटो क्यों बोल रहे हैं? कीटोन फंक्शनल ग्रुप की वजह से. इनॉल क्यों बोल रहे हैं? इन प्लस अल्कोहल इज इनॉल. इनॉल फंक्शनल ग्रुप विल बी इन प्लस अल्कोहल विल बी इनॉल. इन प्लस अल्कोहल विल बी इनॉल. जल्दी से बोल दो हाँ या ना. ऑक्सीजन को भी नंबरिंग मिलेगी. यस. अब जैसे रेजोनेंस में करते थे ना, चार्ज को नंबर 1 देते थे और 2-3 को डबल बॉन्ड देते थे. सिमिलरली हाइड्रोजन को 1 दोगे, 2-3 को डबल बॉन्ड दोगे, और डबल बॉन्ड 2-3 का डबल बॉन्ड 1-2 में शिफ्ट होगा, 1 का हाइड्रोजन 3 पे जाएगा. इसी को कहते हैं टॉटोमेरिज्म.
देखो हाइड्रोजन दो एटम के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, कभी यहां कभी यहां। देखो ना क्या है, ये इक्विलिब्रियम है। तो कभी ये बनेगा तो वापस ये बनेगा, कभी ये बनेगा फिर ये बनेगा। तो हाइड्रोजन यहां चला गया तो ये बन गया, हाइड्रोजन वापस यहां गया तो ये बन गया, ऊपर गया ये बन गया, नीचे गया ये बन गया। तो जब हाइड्रोजन ऑसिलेट करेगा दो एटम्स के बीच में, इसी को कहते हैं टॉटोमेरिज्म। और ये है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। एक अल्फा एच होना ही चाहिए तभी जाके कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म होगा। ठीक हो गया, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म है। अब देखो इसको, ये दो तीन तरीके से होता है। टाइप्स ऑफ है डायड सिस्टम, ट्राइड सिस्टम, स्पेस टॉटोमेरिज्म। अब आते हैं टॉटोमेरिज्म को, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म बेटा आपके कल पढ़ेंगे। बहुत सारे सवाल भी करेंगे टॉटोमेरिज्म के। डायड है, ट्राइड है, स्पेस है। तो कल टॉटोमेरिज्म खत्म करके हम लोग एसिड कैटालाइज, मतलब एक वो भी देखना है अपने को, मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म भी देखना है। फिर एसिड कैटालाइज्ड, बेस कैटालाइज्ड, फिर चले जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। ठीक है, तो कल हम संभवतः ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, कल हम संभवतः जीआई स्टार्ट कर लेंगे। ला 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 ना ना ना, ठीक बा, ठीक बा। चलिए भैया, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। बहुत बड़ा टॉपिक है टॉटोमेरिज्म, इस 1.5 घंटे का टॉपिक है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ये देखो सारे क्वेश्चन, ये सब टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चन है, कल आएंगे जरा टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चन। और अभी पीपीटी भी पूरा नहीं है, तो टॉटोमेरिज्म कल करेंगे और उसके बाद हम लोग कल जीआई स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच टॉम क्रूज सर। हाँ, एक और चीज बता दो, देखो बेटा, बार बार लास्ट टाइम पे जब भी आप कोई बहुत अच्छा काम करने जाते हो ना, मन में बहुत रुकावट आती है। सोचने से ज्यादा काम स्टार्ट कर दो। जैसे मान लो आपने मन में बनाया कि यार कल पढ़ाई करूंगा, तो उसके लिए किताब जमाना चालू करो, उसके लिए कुछ तैयारियां करना चालू करो, कुछ लिखो कि अगले कितने क्वेश्चन कवर करने हैं, कितने करने हैं, एक आध वीडियो पढ़ाई वाला देखना स्टार्ट करो। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं ना, मन आपको पीछे खींचेगा कि नहीं नहीं मत करो मत करो मत करो। जब भी आप कोई काम करने जाओगे, मन आपको पीछे खींचेगा, यार मत करो मत करो मत करो। लेकिन अगर आप कर गए, लेकिन अगर आपने मन को थोड़ा सा दबाया कि यार तुम नहीं, चुप रहो, मैं करूंगा। हमेशा हमारी टेंडेंसी होती है आराम करने की। हमेशा मन कहता है यार छोड़ो बाद में कर लेना, छोड़ो ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। जो जिसने मन दबा दिया वो सक्सेसफुल हो जाता है। मन दबाओ यार, मन कर रहा है आलस, मन कर रहा है सोने का, मन कर रहा है कुछ और करने का, खेलने का, मन कर रहा है फोन चलाने का, मन कर रहा है रील देखने का, बट मन को दबा के जो पढ़ाई कर लिया ना, वो सेलेक्ट हो जाता है। ध्यान रखना इस बात को, जब भी मन करे ध्यान देना, वो आपको पीछे खींच रहा है। कभी भी आपके अंदर की चीज आगे आने नहीं दी है। नेचर आपको पीछे धकेलेगा। नेचर, अब देखो ना, एग्जाम से पहले ही ठंडा सीजन आता है, रीजन वही सब है भाई, आप को हमेशा नेचर पीछे खींचेगा। लेकिन आप अगर आगे आते रहे, आगे आते रहे, आगे आते रहे, नेचर को हराना है, रोज रोज हराना है, और एक समय ऐसा आएगा जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे, कोई वो नहीं है, ओसी का शॉर्ट नोट्स वगैरह भी शेयर कर देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।